आपको ना कुछ 2-3 मास्टर करना है। मैंने वही करा कि कुछ 2-3 चीज़ों को मास्टर कर लिया। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या करने से ज़्यादा क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जो नहीं करना है ना वो 2 पोर्शंस है। एक लेवरेज नहीं लेना है। अब मेरा मेजर एक्सपोजर रहा है स्मॉल कैप मिड कैप। आई ट्रेड डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स भी लेता हूँ, ऑप्शंस भी करता हूँ, सब करता हूँ, बट मेरा मेजर एक्सपोजर साइड रहा है ये। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, बहुत इसको एकदम फोकस होकर समझना। ओके। SBI लाइफ जो है ना उसमें 84% टाइम बायर ग्रेटर है एज कम्पेयर टू सेलिंग, विच इज एन अमेजिंग फिगर। मतलब बहुत ही शानदार बात है। अब मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को फर्दर ऐड करूँ। आज हमारे साथ हैं एक जनरेशनल ट्रेडर नेवी रमावत सर, जिनके पास 20 साल से ज्यादा का मैसिव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए आज हम सर से सीखने वाले हैं कि क्या है उनकी वो एडवांस स्ट्रेटजीज जिसमें वो एडवांस टूल्स को यूज करके स्विंग और पोजिशनल ट्रेड करते हैं। आपका 15 करोड़ का लॉस हुआ, वो भी एक दिन में। 10 अच्छे ट्रेड्स का कॉन्फिडेंस एक खराब ट्रेड ले जाता है। 10 साल की अच्छा प्रॉफिट, 1 साल का लॉस आपको ये फील करा देता है कि मुझे काम आता है कि नहीं आता है। स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन स्क्रीन लुकिंग फॉर सच स्मॉल टाइम फ्रेम चार्ट्स इज नॉट माई कप ऑफ टी नाउ। तो अगर ब्रॉडली 2,60,000 4,20,000 तक मौका नहीं मिला है, ये गाला पीरियड है पैसा कमाने का। सर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कहते हैं कि कोई भी ट्रेडर बन सकता है। मतलब मैंने सर आपके जितने भी पॉडकास्ट देखे, जितने भी आपके वीडियोस देखे, इवन ऑन जो स्टॉक्स, आपने हर जगह कहा है कोई भी ट्रेडर बन सकता है। बट सेबी ऑन द कॉन्ट्ररी कहती है कि 93% ट्रेडर्स आर इन लॉस। सो सर प्लीज़ हमें थोड़ा समझाइए कि ये पूरा हाइपोथेसिस है क्या। ओके, परफेक्टली फाइन। देखो, सबसे पहले अगर मैंने ऐसा बोला है कि कोई भी ट्रेडर बन सकता है, तो ये मैंने आउट ऑफ अपने एक्सपीरियंस बोला है। सर आई हैव सीन लॉट ऑफ सक्सेसफुल स्टोरीज स्टार्टिंग फ्रॉम माइन एंड टू मैनी मोर। और इस पूरी जर्नी में मतलब अगर हमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट कि हम इस पॉइंट पे आते हैं कि ट्रेडर्स फेल के होते हैं, राइट। तो ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो ह्यूमन माइंडसेट से रेजोनेट नहीं करता है। अगर हम इसको सिंपली समझने जाए तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या चाहते हैं, हमें चाहिए सर्टेनिटी। लेकिन यहाँ पे यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ बिग टाइम प्रोबेबिलिटीज। सर्टन नहीं है, ठीक है। फिर एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग है ना टूवर्ड्स सेफ्टी मूव करते हैं रादर देन ग्रोथ। तो अगर हमें 2 ऑप्शन मिलता है ना, ग्रोथ और सेफ्टी, तो मेरा सेफ्टी की तरफ हमारी पिच हमेशा हायर होती है, जिसको एक बायस भी कहा जाता है, लॉस एवर्जन बायस। थर्ड, अगर आप इसको देखोगे ना इस तरीके से, तो जो केमिस्ट्री हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, तो इट्स लाइक 1 लाख रुपए के प्रॉफिट होने पे जो खुशी हमें होती है वही 1 लाख रुपए के लॉस से गम ज़्यादा होता है, राइट। तो हर एंगल से है ना ये प्रोफेशन हमारे लिए बहुत सारा डिफिकल्टीज लेके आता है। तो टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस प्रोफेशन वी हैव टू ओवरकम अबव आवर ओन ह्यूमन नेचर। और फिर ये बायसेस की कहानी से निकलते हुए हमें आगे आना होगा। अभी जर्नी आसान नहीं है। और अगर मैं सबसे बोलूँ तो यहाँ एक बहुत बड़ा इल्यूजन है कि यार मार्केट में ना पैसा बहुत इजीली बनता है, बट यू नीड टू गो फॉर एन अमेजिंग काइंड ऑफ हार्ड वर्क। यू नीड टू रीअसेस, खुद को पहचानना है। ये खुद से खुद की लड़ाई है, इसको निरंतर लड़ना ज़रूरी है। और इस प्रोसेस में आपको ये भी समझना है कि यार मेरे लिए क्या बना और क्या नहीं बना है और मैं इस चीज़ से कैसे इवॉल्व हूँ। तो अब ये सारा जो हार्डवर्क है, प्रोसेस है, ये हम नहीं करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू टेक इट एज ए कसिनो और अ किक कि यार कुछ ट्रेड करा, मज़ा आया, किक मिली। बट किक के साथ साथ इसमें बहुत एक्सट्रीम एफर्ट्स है जो लोग देने को रेडी नहीं है। एंड टू ओवरकम योर ओन बायसेस यू नीड टू डू दिस हार्ड वर्क। अब जो मैंने मेरी जर्नी में देखा, मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में बात करता हूँ कि यू शुड हैव अ गुरु। अब वो गुरु क्यों चाहिए? ये फाइट बड़ी है, तो किसी की हेल्प अगर मिल जाए तो बहुत आसान हो जाता है। सेकेंड, सो आई हैव बिल्ड अ टीम ऑफ ट्रेडर्स। तो मैंने वहाँ से देखा कि एवरी इंडिविजुअल इज ए टीचर एंड एवरी इंडिविजुअल इज ए सीकर ऑफ एजुकेशन। तो हम सब गुरु भी है और हम सब शिष्य भी है। तो जब आप एक टीम में होते हो तो आप एक दूसरे को असेस करते हो, एक दूसरे की कमियों को समझ पाते हो, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हो, तो वहाँ एक बहुत बड़ा आपको कम्युनिटी या बड़ी हेल्प मिलती है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से इस जर्नी से बिल्कुल सोच लेना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुद से खुद की लड़ाई है। लॉट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, हार्ड वर्क, यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ, यू नीड टू रीड बुक्स, लर्न बुक्स, टेक इट वेरी सीरियसली। ये मस्ती का गेम नहीं है, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली।
और ये सारे बेसिक टेनेट्स मिसिंग होते हैं। इस रीजन से ये 93% ऑफ ट्रेडर्स, या जो हमारा रेगुलेटर भी कहता है, जैसे कि आपने कहा, तो ये उसमें लॉस होता है। और जो इन सारे प्रोसेस को ओवरकम करता है वही फाइनली जीत में है। तो जैसे कभी ना कभी हम सबने ऋतिक रोशन को, सलमान खान को देख के ज़रूर सोचा है कि हमारी वैसी बॉडी होना चाहिए, मगर कितने लोग जिम चले गए, कितने लोगों ने डाइट फॉलो कर ली, और कितने लोगों ने वैसी बॉडी बना ली। तो इट्स द सेम वे, यू नीड दैट कंसिस्टेंसी, यू नीड दैट अप्रोच, तो सक्सेस मिलेगी। ओके, सो सर मैं इससे ये गैदर कर पाया कि यू नीड डिसिप्लिन, हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन, एंड देन यू नीड टू कीप वर्किंग फॉर दिस कंसिस्टेंटली, नो डाउट। मतलब आपको हमेशा सीखते रहना है इसमें, यू हैव टू बी विद इट। मार्केट बहुत जर्नी में बहुत कुछ सिखाएगा अलग अलग। गॉट इट सर। सो सर आपका एक्सपीरियंस तो कुछ कम नहीं रहा है। आई रिमेंबर आप 20 ईयर्स, मुझे मतलब मैं 2012 से एक्टिव ट्रेडिंग में हूँ। ओके, तो अब आप 15 ईयर्स तो बोल ही सकते हो। और जब मेरी इनिशियल जर्नी में मैंने पहले थोड़ा बहुत सीखा, मैंने चार्ट्स देखना सीखा, मैंने छोटे छोटे ट्रेड्स डालना स्टार्ट करे, बट मैं टूवर्ड्स ब्रोकिंग बिजनेस ज़्यादा इंक्लाइन था, तो मैं एक्टिव ट्रेडिंग में नहीं था। बट 2012 से मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो वहाँ से 15 ईयर्स की जर्नी आई हैव। राइट। सो सर अभी हमने ये समझ लिया कि क्या बेसिक है एंड कोई भी ट्रेडर बन सकता है, बट व्हाट इज़ दैट वन स्ट्रेटेजी जिससे, सपोज आई एम ए बिगिनर, मैं जस्ट अभी स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी, मैं अभी सोच रहा हूँ कि हाँ दिस इज़ समथिंग फॉर मी एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेके, या मे बी मुझे ये कहना चाहिए मैं थोड़ा काम रह के सोचूं कि मुझे करना है नहीं करना है, तो व्हाट इज़ दैट स्टार्ट कि हाँ मुझे इस स्ट्रेटजी से, या ये करेक्ट तरीका है कि मुझे इससे स्टार्ट करना है। ओके, मार्केट में ना पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं। एवरीबडी कैन हैव देयर ओन स्ट्रैटेजीज। देयर कुड बी 100 मोर देन 100 वेज ऑफ मेकिंग मनी इन मार्केट्स। आपको ना कुछ 2-3 मास्टर करना है, राइट? मैंने वही करा कि कुछ 2-3 चीज़ों को मास्टर कर लिया। ओके, अब लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या करने से ज़्यादा क्या नहीं करना है, ठीक है? तो अगर एलिमिनेशन हो जाए तो लाइफ बहुत सॉर्टेड और इजी हो सकती है, क्योंकि हम बहुत जगह लाइफ में कंफ्यूज हो गए, मैं क्या करूं? अगर मुझे ये मालूम पड़ता है नहीं करना है, तो चॉइसेस कम हो जाती है और सिलेक्शन, डिसीजन लेने के लिए पावर इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ, और इट शुड नॉट बी दैट वे कि पीपल शुड कम एंड स्टार्ट ट्रेडिंग ऑप्शंस। मैक्सिमम जनरेशन यही कर रही है अभी यार, दे कम इनटू मार्केट्स एंड दे स्टार्ट ट्रेडिंग ऑप्शंस, और वो सुपर इल्यूजन है कि बहुत आसान है, और वो मतलब इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। फर्स्ट, इट इज़ अ फुल टाइम प्रोफेशन। तो अगर वो एक फुल टाइम प्रोफेशन है ना, और आप उसको किसी और चीज़ के साथ मिला के कर रहे हो, तो यू विल नेवर एवर गेट सक्सेस। तो सबसे पहले जो नहीं करना है ना, वो 2 पोर्शंस है। एक, लेवरेज नहीं लेना है। पीपल आर रेडी टू गिव यू लेवरेज, अवॉइड द लेवरेज। ऑप्शंस नहीं करना है स्टार्टिंग में। तो क्या मैं समझूं कि अगर ऑप्शंस नहीं करना है, लेवरेज नहीं लेना है, तो मैं ग्रो कैसे करूँगा? और क्या मुझे कभी लेना ही नहीं ऑप्शंस और लेवरेज? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। आपको लेवरेज बिल्कुल लेना है, लेकिन आपको उतना स्किल्ड पहले बनना है जब आप ये असेस कर सको कि यार आई हैव अ पर्टिकुलर स्किल, और मैं असेस कर सकता हूँ कि यार मार्केट में आज मुझे लेवरेज लेने की ज़रूरत है। आज कोई स्किल्ड नहीं है, बट उसको लेवरेज ईजिली मिल रही है, वेल प्रमोटेड मिल रही है, और उसको एक्सेसिबल है, और वो फटाक से यूज़ कर लेता है। तो ये, और अगर से कैलकुलेशंस में आप जाओ तो नहीं ग्रोथ मिलेगी, पक्की बात। मैंने लाइफ में लेवरेज ली है, बहुत बार लेवरेज ली है, मगर सिलेक्टेड और शॉर्ट पीरियड के लिए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। 12 से 18% के बीच में फंडिंग बहुत सारी जगह होती है। अपन एमटीएफ फंडिंग ले लो, अदर फंडिंग्स ले लो। म्यूचुअल फंड्स ने ओवर द पीरियड 13-14% का रिटर्न दिया है। अगर आप एक परपेचुअल फंडिंग में चले जाओ तो आप अपने आप माइनस में आ गए आप, राइट? और यहाँ आपने ये कंसिडर कर लिया कि आपने पैसा नहीं खोया है। बट अगर एक ऐसा टाइम है कि लेट्स अगर आपने 15% में फंडिंग ली, 50 रुपीज़ आपने डाले, 50 रुपीज़ किसी और ने फंड कर दिया आपको, और इवेंचुअली हुआ क्या कि स्टॉक 20% नीचे गिर गया, तो ब्याज 7.5 रुपये, 20 रुपये का लॉस, आपकी 50 रुपये कैपिटल 22.5 रुपये हो गई। अब 22.5 को आपको सिर्फ आपकी कैपिटल अगर वापस लेके आनी है 50 रुपये की, तो यू हैव टू मेक मोर देन 100%, राइट। अभी जब हम नए मार्केट में आते हैं ना, तो इससे बात समझ में ही नहीं आती है। बड़ा इजी लगता है कि अच्छा लो उठाओ काम करो, ठीक है, बढ़िया पैसा मिल गया, वाह, बट वो पैसा फ्री का तो है नहीं, ठीक है, एंड इट कम्स विद रिस्क। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं सबसे पहले समझूँ कि अगर मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो मुझे फुल टाइम प्रोफेशन की तरह देखना होगा इसे। ओके।
अगर मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास मेरे दूसरे कमिटमेंट्स है, बिजनेस है, घर का काम है, जॉब है, कुछ भी है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। सेकेंड, लेवरेज अभी नहीं लेना है, पहले स्किल बिल्ड करेंगे, फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढना सीखेंगे और ढूंढ के पक्का कर लेंगे काम, ओके आराम से करेंगे। अब अगर मैं स्ट्रैटेजी वाइज बताऊँ तो मैंने 2-3 टाइप से काम करा है, राइट। अभी आई ट्रेड ऑप्शंस, आई टेक लेवरेज, आई डू एवरीथिंग, बट विथ एक पीरियड के साथ। अब मेरा मेजर एक्सपोजर रहा है स्मॉल कैप, मिड कैप। आई ट्रेड डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स भी लेता हूँ, ऑप्शंस भी करता हूँ, सब करता हूँ, बट मेरा मेजर एक्सपोजर साइड रहा है ये। और मैंने बेस बिल्ड करा चार्ट से कि यार आप देखो चार्ट्स को, आप असेस करो कि चार्ट्स की जर्नी में स्टॉक में कोई पर्टिकुलर ट्रेंड है क्या, और क्या उस ट्रेंड को फॉलो करके हम इनकम कर सकते हैं क्या। ओके फिर मैंने अपनी जर्नी में ना एज अ स्क्रीन ट्रेडर भी इवॉल्व करा। तो जब मैं स्क्रीन देखता था, राइट, तो व्हेन यू सी स्क्रीन फॉर आवर्स, राइट, बिकॉज मतलब ये तो बहुत सिंपल है ह्यूमन माइंड के लिए कि आप किसी चीज़ को लगातार प्रैक्टिस करो तो आप उसको कुछ ना कुछ लेवल पे सीख ही जाते हो। तो आपको बहुत सारा फीलिंग स्क्रीन से भी मिलता था। तो चार्ट्स लिए, स्क्रीन्स लिए, फिर फंडामेंटल की जर्नी को जोड़ा साथ में, फिर लोगों के एक्सपीरियंस को लगातार रीड करा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो उससे माइंडसेट बिल्ड होना चालू हो गया। अपनी गलतियाँ जहाँ कर रहा था उसको ठीक कर पाया। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो सक्सेसफुल बनने के लिए बुक्स तो पढ़ना पड़ेगी, और सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा, एक स्ट्रक्चर रीडिंग की सख्त ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना ही होगी। ओके तो वो एक चार्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी बना ली, स्क्रीन का अपना एक्सपीरियंस लिया, फंडामेंटल की हेल्प ली, कुछ अपने स्कोर्स डिफाइन कर लिए, और एल्गोरिथम्स बिल्ड करें। और कई चीज़ों पे देखो, सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है टेक्नोलॉजी बिल्ड करी। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि जब जब डेटा को किसी तरह से देखना हो तो वैसे टूल्स बिल्ड कर लिए, या मार्केट में कोई टूल अवेलेबल था तो उस टूल को यूज़ कर लिया। तो उससे आपका नॉलेज, स्किल सेट और इम्प्रूव हो गया, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी और इम्प्रूव हो गई। अपन वो सब स्क्रीन पे डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्क्रीन पे करते हैं ना। अच्छा, जब ठीक है। तक सर चार्ट्स ओपन करते हैं, स्क्रीन ओपन करते हैं, तब तक आप मेक श्योर करिए कि आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को, एंड ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक किया है नहीं, वो भी मेक श्योर करिए। सो प्लीज सर, चार्ट्स पे चलते अब ये एक सॉफ्टवेयर है, ये फैल्कन। हैं। ओके आई थिंक मैं इसको लास्ट 15 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ, पूरे शायद और भी ज़्यादा, मतलब जब एक्टिव ट्रेडर नहीं था तब भी मेरे पास सब्सक्रिप्शन था इसका। ओके अब आप एक स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है। नाउ दिस स्क्रीन इज समथिंग विच गिव्स मी स्ट्रॉन्ग फील ऑफ द मार्केट। अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये वाला सेक्शन जहाँ पर आप NTPC लिखा हुआ देख रहे हो, सो ये क्या है, ये लाइफ टाइम हाई के स्टॉक्स है, इसी में लाइफ टाइम लो के स्टॉक्स भी आ जाएंगे। अगर आप ये वाली विंडो देखो, जिसमें आपको कोटक महिंद्रा, NTPC, हिंडाल्को, सब ये सारे नाम आ रहे हैं, तो ये सब डे हाई डे लो है ऑफ F&O's, ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स के। ओके उसी तरह इसके ऊपर वाली स्क्रीन देखूँ मैं तो दिस इज़ अगेन डे हाई डे लो। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये स्टॉक्स है 5% के, और साथ में ये इसमें बेसिकली नीचे वाला ग्रुप SME का है। तो अब आपने क्या करा, SME कवर कर लिया, कैश स्टॉक्स कवर कर लिए, और फ्यूचर स्टॉक्स भी कवर कर लिए जो बेचारे इन कैश। 52 वीक हाई लो लगा लिया, डे हाई डे लो लगा लिया। अभी नाउ यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। अब ये एक्टिविटी आपको बहुत हेल्प करती है। तो अगर आप एक फुल टाइम स्क्रीन ट्रेडर हो, राइट, या एक एस्पिरेशन रखते हो, तो दिस स्क्रीन हेल्प्स यू बिग टाइम। मैं पहले की तरह इस तरह से मैं नहीं टाइम स्पेंड करता हूँ। आई बिल्ड लॉट ऑफ स्कैनर्स, और बहुत सा स्टफ बिल्ड है, काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स बिल्ड करना स्टार्ट कर दिए, कई सारे एग्जीक्यूशन बिल्ड करके रख लिया है। तो नाउ यू डोंट हैव टू गो दिस वे, बट ये स्किल अगर बिल्ड करना है, इफ़ यू रियली वांट टू हैव दिस स्किल, तो दिस स्क्रीन कैन हेल्प यू इन अ बिग टाइम। तो यहाँ से सारा असेसमेंट हो रहा है कि यार मार्केट में एक्टिविटी में हो क्या रहा है। राइट, बिलीव मी, इट्स एन अमेजिंग स्क्रीन एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी ओवर ईयर्स टू आउट परफॉर्म। अब मैं आपको एक स्क्रीन और दिखाता हूँ। नाउ दिस इज बेसिकली, ये ना, इसमें 2-3 स्टॉक्स है, उसको इग्नोर करते हैं, बट ये सारे मेजर इंडिसेस है और उसके इंट्राडे चार्ट्स है, और उस पर वीवैप लगा हुआ है। तो जस्ट सिंपली कि व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, एक ब्रॉडर पिक्चर आपके साथ चलना चाहिए। तो दिस वे यू कैन ऑलवेज गेज कि यार व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट इन डिफरेंट इंडिसेस। हो सकता है कि अगर मैं इसको आज देखूँ तो अगेन PSU बैंक थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है। अगर मैं वीकनेस में देखने जाऊँ, जैसे मैं ब्रॉडली देखूँ तो निफ्टी का परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर दिख रहा है। तो आप है ना एक ब्रॉडली एक असेसमेंट कर पाते हो कि विच इंडेक्स इज परफॉर्मिंग बेटर, अगर आपको वो इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़, और यही इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ पोजिशनली कन्वर्ट होती है। तो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है ना प्योरली इंट्राडे नहीं है। ओके, सो हाउ डू आई ट्रेड, माई थॉट प्रोसेस इज कम्प्लीटली पोजिशनल, बट आई मे बी फाइंडिंग आइडियाज इंट्राडे, राइट। तो एक बेसिक टेनेट है ये इसको आगे लेने का। अब मोर ओवर जैसे मैं आपसे एक सोल्यूशन और डिस्कस करता हूँ, ठीक है।
नाउ दिस इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर, जो अ वेब बेसिकली, जो आपको ये बता रहा है कि देर आर फ्यू स्टॉक्स इन द मार्केट टुडे विच हैव गॉट अमेजिंग वॉल्यूम फैक्टर। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, बहुत इसको एकदम फोकस होकर समझना। ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड वॉल्यूम, ठीक है। अब दिस इज बेसिकली वॉल्यूम फैक्टर। अगर आपके नीचे आप देख रहे हो एक 245.5x वेसुवेस नाम की कंपनी है जिसके अंदर 245.5 इसका वॉल्यूम फैक्टर है। बेसिकली ये क्या शो कर रहा है कि लेट्स से अभी बजी 11, ठीक है, तो 9:15 से 11 बजे तक का जो वॉल्यूम है वो लास्ट 5 डेज के 9:15 से 11 के एवरेज वॉल्यूम से 241 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, तो फाइनली इफ़ यू वांट टू फाइंड एन एक्टिविटी समवेयर यू नीड वॉल्यूम, आपको पार्टिसिपेशन चाहिए, और अगर कहीं है पार्टिसिपेशन मतलब समथिंग इज कुकिंग देयर। तो ये वॉल्यूम फैक्टर, बिकॉज जनरली हम जितना वॉल्यूम मार्केट में देखते हैं ना तो हम मेजरली वॉल्यूम क्वांटिटी में देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स रिपीटेडली जिनमें बहुत हैवी ट्रेडिंग होती है वो बार बार दिखते रहते हैं। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे मान लो आज लेट्स से मार्केट में सिर्फ 1 घंटा हुआ है, मार्केट को स्टार्ट हुए, इट्स ओनली 1 आवर, और 1 लाख शेयर का वॉल्यूम है किसी स्टॉक में, और उसी स्टॉक में कल दिन भर में 1.5 लाख का था, राइट। तो अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ, बहुत सारा टाइम बाकी है मार्केट में भी, तो ये एप्पल कंपैरिजन नहीं हो पाता है। तो जितनी देर मार्केट चला है अभी तक, अगर हमें वो कंपैरिजन लास्ट 5 डेज से मिल जाए तो आइडिया फाइंडिंग बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत यूनिक हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले ये वॉल्यूम फैक्टर। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ मैं, दिस इज बायर ग्रेटर परसेंट। अभी भाव कब बढ़ता है किसी स्टॉक का? ज़्यादा डिमांड, जब सेलर को बायर उठाता है, राइट, सामने से जब सेलर को बाय किया जाता है। भाव कब घटता है किसी स्टॉक का? जब सेलर किसी बायर को सामने से सप्लाई देता है, ठीक है। तो ये पैसिव ऑर्डर है, सेलर ने दिया, अब भाव नीचे जाएगा, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में जहाँ ट्रेडिंग हो रही है उसमें बायर एग्रेसिव है कि सेलर एग्रेसिव है, या कितने % टाइम बायर एग्रेसिव है, तो दिस मीन्स दैट कि उसमें कहीं बाइंग डिमांड शायद दूसरों से एक्सेप्शनली अच्छी है। तो अगर मैं आज देखूँ तो SBI लाइफ जो है ना उसमें 84% टाइम बायर ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे 84% टाइम बाइंग का प्लेसमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेलिंग, विच इज़ एन अमेजिंग फिगर, मतलब बहुत ही शानदार बात है ये। तो अब आपने क्या करा, आपने कोई चार्ट नहीं देखा, आपने रियल एक्टिविटी में बायर और सेलर को समझ लिया, ठीक है। अब एक स्टॉक ने कितनी बार हाई तोड़ा, और जैसे 39 टाइम्स हाई तोड़ा, तो ये बेसिकली 5 मिनट्स पे कैलकुलेट हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ बार्स में 11% टाइम इसने नए हाई लगाए हैं। मैं इसको यहाँ से भी शॉर्ट कर सकता हूँ। तो 43 टाइम्स हाई ब्रेक करा है वेसुवेस ने, 38 टाइम्स ब्रेक करा है ABB ने। ये हम डेली पे देख रहे हैं सर, ये आज का डेटा चल रहा है, आज का लाइव डेटा है। ओके, अभी जो चल रहा है ना मार्केट में, ये वही डेटा है, ओके, है ना। फिर मैं देखा क्लोज कितनी बार हायर क्लोजेज आए। तो अगर आपको कोई ट्रेंड ढूंढना है तो आपको बायर ग्रेटर परसेंट चाहिए, कितनी बार हाई क्लोज करा, कितनी बार नए हाई बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अबव दिस ऑल ये है करेक्शन फ्रॉम हाई, कि आज वो अपने हाई से कितना करेक्टेड है। तो लेट्स से किसी स्टॉक में सब कुछ बहुत अच्छा था, वो 15% बढ़ा भी, लेकिन अब वो अपने हाई से 10% करेक्ट हो गया है, तो इट डज नॉट मेक सेंस फॉर मी। मतलब उसमें स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। बट अगर कोई स्टॉक है जो बिल्कुल हाई टू हाई से 1-2% की रेंज में चल रहा है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ अच्छी है। तो एक सिंगल विंडो से यू कुड हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज अराउंड इट। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेट्स से मैं वो स्टॉक्स फिल्टर कर लेता हूँ जिसमें आज न्यूज़ है, क्लिक करा। अब ये सारे स्टॉक्स है न्यूज़ वाले। अब जिनमें न्यूज़ है और जिनमें वॉल्यूम फैक्टर्स है वो सभी मुझे यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। अब मैं देखता हूँ न्यूज़ में सबसे अच्छा बायर ग्रेटर परसेंट क्या है। तो LT में न्यूज़ है, सोनाकॉम में न्यूज़ है, और इनके बायर ग्रेटर परसेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब मैं एक और बहुत शानदार बात देखता हूँ कि LT सिर्फ अपने हाई से 0.2% करेक्टेड है, 0.4% करेक्टेड है यहाँ से ही सोनाकॉम। NTPC हाई टू हाई चल रहा है। नाउ देयर इज अ न्यूज़, देयर इज एन अमेजिंग वॉल्यूम एंड देयर इज अ स्ट्रेंथ इन द स्टॉक। अभी कन्विक्शन बढ़ा। अब डेटा के साथ क्या हो रहा है, कन्विक्शन बढ़ रहा है कि मुझे क्लैरिटी आ रही है कि अच्छा ये सारे पॉइंट्स हैं, क्या ट्रेड ले लूँ? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ओके, है ना। सो दिस इज व्हाट यू हैव फिल्टर्ड इट प्रीटी वेल। नाउ आउट ऑफ सो मेनी लिस्टेड स्टॉक्स यू नीड टू बी एट सम पॉइंट जहाँ पे आप ये डिसाइड कर पाओ कि दिस इज माई बुक है वेयर आई कैन हैव माई स्ट्रेटेजी पुट इन, जो अपन अभी डिस्कस करेंगे कि यार इसमें और क्या क्या अपन कर सकते हैं। बट अभी हमने फिल्ट्रेशन को पकड़ रहे, तो हमने फाल्कन से फिल्ट्रेशन सीखा, हमने ब्रॉडर इंडिसेस की अंडरस्टैंडिंग ली, और हमने सॉफ्टवेयर समझा कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। अब लेट्स से
मैं इसमें नेक्स्ट लेवल पे जाके ये देखता हूँ कि इसकी न्यूज़ क्या है। तो मैं ये सिर्फ यहाँ पे मैंने हवर करा, सो दिस चार्ट इज ओपन नाउ। अभी ये बहुत अमेजिंग डेटा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिखा है शो SR, बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और बेसिकली ये मार्केट स्ट्रक्चर डेटा से उठा के लाया हूँ मैं। तो हमने इसमें क्या करा कि लेट्स से किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपीज़, तो 100 से 101, 101 से 102, 102 से 103, 104 से 105, ऐसे 5 बकेट्स बना दिए। इन सारे बकेट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स कहाँ खड़े हैं वो प्लॉट कर दिया। ओके। उसी तरह नीचे जाके मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स कहाँ हैं वो भी प्लॉट कर दिया। अब आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, अगर ये जो मेजर लेवल्स बनते हैं जहाँ पे आपको ऊपर के सेलर्स दिखते हैं, नीचे के बायर्स दिखते हैं, उसमें कुछ ब्रेक मिलता है ना अगर, तो इट्स एन अमेजिंग ब्रेकआउट और इट्स एन अमेजिंग ब्रेकडाउन। दिस इज आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस अभी तक जो देखा है। और ये डेटा बहुत मतलब इट रिक्वायर्स गुड इंजीनियरिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे अचीव्ड है कि यार आप सर्टेन लेवल ऑफ डेटा को देख पाते हो। तो जैसे अपन कोशिश करते हैं यहाँ समझने कुछ दिख रहा है क्या? देखो एक मैं आपको बताता हूँ जो मेरा जनरल एक्सपीरियंस है। ये जो ब्लू बार है ये बेसिकली प्राइस बार है, मतलब जो ब्लू लाइन चार्ट चल रहा है। तो जनरली जो रेड है, जो नीचे के बायर्स है, जो मार्केट के बायर्स हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये जितना इसके साथ अलाइंड होकर, मतलब जितना इनकी बीच की गैप कम होती है, उस स्टॉक के सपोर्ट्स नहीं तोड़ते हैं। बहुत नियरर सपोर्ट, मतलब ये हुआ कि अगर भाव 100 रुपये है तो 98 में बहुत सा बायर है, तो जनरली उस बायर के कारण प्राइस नीचे नहीं आता। तो अब आप यहाँ पे आप ये डिसाइड कर पाते हो कि यार मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आई कैन टेक दैट रिस्क। कहीं एक रिस्क का असेसमेंट आता है, कहीं एक सपोर्ट का असेसमेंट आता है, जो अभी तक आप चार्ट के लेवल से निकालते थे, लेकिन अभी आप इसको कहाँ से निकाल सकते हो? बायर सेलर के लेवल से। और उसी तरीके से अगर कोई ऐसा लेवल है जो दिन भर रेजिस्टेंस में मेंटेन्ड है और प्राइस के ऊपर जाता है, तो वहाँ से प्राइस शूट होता है। और लॉजिकली भी देखो तो किसी जगह सेलर की डेंसिटी हाई है और हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें एक मूव आने के चांसेस लॉजिकली हायर होना चाहिए। तो the broad thought is you should have enough amount of tools to some manner just to gauge this data to make a decision which has higher probability of making success. मैं अभी भी probability की बात कर रहा हूँ। सर मेरा यहाँ पे एक डाउट है कि मैं अभी बिगिनर हूँ, मेरे को इतना एक्सेस है ही नहीं। ठीक है, मतलब मेरे को पता भी नहीं है कि ऐसे टूल्स एग्जिस्ट भी करते हैं। मैं अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं कैसे पहुँचूंगा? मैं पहुँच ही नहीं सकता। तो मेरे लिए क्या राइट वे है? मतलब दिस इज द थिंग कि हाँ, अगर मैं एट अ सर्टेन लेवल हूँ कि ठीक है अभी मुझे इतना आ गया, आई नीड मोर रिसोर्सेज, मोर टूल्स, कि हाँ अभी मेरे को ज़रूरत है ऐसा डेटा का। बट एज अ बिगिनर व्हाट इज हाउ शुड आई अप्रोच? देखो फाल्कन तो सब पूरी दुनिया में अवेलेबल है। हाँ राइट, फाल्कन तो अवेलेबल है, आप उसको बिंदास यूज़ कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम टू इट। वहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब जैसे ये टूल मैंने इन हाउस बना लिया, राइट, और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको भी है कि ये कैसे यूज़ करो, राइट। तो कहीं ना कहीं विल सी इन फ्यूचर अगर ये प्रोडक्ट, ये टूल हम भी आगे लेके आ सकते हो तो ठीक है। 2, थर्ड, मान लो टूल आपको नहीं भी मिलता है, बट एटलीस्ट आपका एक विजन तो ओपन होता है कि यार दिस काइंड ऑफ डेटा इज देयर विच आई नेवर लुक्ड फॉर, जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था, बट आपका विजन ओपन होता है, तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें मेरी रीच में क्रिएट हो सकती है। देखो इन दिस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ऐसी चीज़ें लोग क्रिएट भी कर सकते हैं। हो सकता है आज ये पॉडकास्ट के बाद कई लोग ये आइडिया बिल्ड करके अपना सोल्यूशन बिल्ड कर दें, राइट। तो हो सकता है इन फ्यूचर अगर मेरे लिए पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आपके पास ये लेके आ जाऊँ, फर्स्ट। दूसरा, नहीं हो तो आपके पास जो सोच है कि आप अपने लिए बिल्ड कर सकते हो, या हो सकता है कि और बिल्ड कर जाए। तो बट द ब्रॉड थिंग इज कि आई शुड हैव इनफ टूल्स, या आई शुड हैव अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट एग्जिस्ट इन द मार्केट। तो मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिव एस्पिरेशन में ले गए ना तो। और जैसे आपने बोला कि यार मेरे पास तो नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं है अभी यार, लेकिन फाल्कन तो बहुत इजीली अवेलेबल है। तो जो अवेलेबल है उसको आप बिल्कुल एब्जॉर्ब करो, राइट सर। ओके, अब इसमें एक चीज़ और दिखाओ, बिल्कुल, जस्ट हाउ टू सी थिंग्स। अब ये नीचे एक पूरा एरिया वॉल्यूम फैक्टर का, ठीक। अब मैं ना इसको वॉल्यूम फैक्टर से फिल्टर करता हूँ, या चलो वॉल्यूम फैक्टर से ऑलरेडी फिल्टर्ड है वो, तो हाईएस्ट वॉल्यूम फैक्टर्स आ गए। अब मैं इसको बायर से फिल्टर करा। नाउ स्टॉक्स विच हैव गॉट अमेजिंग बायर परसेंटेज टुडे, तो वो सब आना, चलो प्रीमियर इंजीनियरिंग, LT, हुंडई, ये सब आना स्टार्ट हो गए। नाउ ब्यूटिफुल थिंग RS, दिस इज बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब देखो एक अच्छे स्टॉक का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है,
बढ़ता ज़्यादा है, गिरता कम है। तो एक स्टॉक की जिस स्टॉक में, अच्छा एज ए स्क्रीन ट्रेडर हमें आंखों से भी देखते हैं, कोई चार्टिस्ट उसको अपने ये चार्ट से भी गेज करता है। तो फॉर ओवर द पीरियड्स आई हैव ऑलवेज सीन दिस कि एक कोरिलेशन स्टॉक का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि इंडेक्स बढ़ा तो स्टॉक ज़्यादा बढ़ा, इंडेक्स घटा तो भी स्टॉक बढ़ गया तो अमेजिंग थिंग हो गई, राइट। और साथ में अगर स्टॉक बढ़ के गिरता नहीं है ना, या बहुत ज़रा सा गिरता है, मिनिमल करेक्शन, तो इट हैज़ गॉट सुपर स्ट्रेंथ। बस सिंपल सी बात है, एक स्टॉक 100 से 110 हुआ, वो करेक्ट होकर सिर्फ 109 हुआ, और एक स्टॉक 105 ही हो गया, तो दोनों की स्ट्रेंथ में फ़र्क है कि ये थोड़ा भी गिरता है तो उसमें बाइंग सपोर्ट है, राइट। तो ये थ्योरी सबसे पहले ली। अब मुझे यहाँ पे ये डेटा बहुत अच्छे से मिल जाता है RS के अंदर कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो 75% ऑफ टाइम मार्केट चालू होने से अपने हाई के 2.5% की रेंज में। ओके, मतलब अगर 100 से 110 हुआ तो 107.50 के नीचे नहीं आया, 107.5 के नीचे नहीं आया, और लेट से वो 100 से 102 हुआ, 104 हुआ, 106 हुआ, फिर 105 हुआ होगा, तो उसकी पूरी जर्नी में उसने 75% ऑफ टाइम अपने 25% हाई की रेंज में बिताया, राइट। इट मेक सेंस, यस, है ना। आपको कुछ भी क्वेश्चन लगा पूछना मुझसे पलट के, डन, है ना। तो दिस शोज कि वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब इस फिल्ट्रेशन से मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो लगातार पूरे मार्केट में 75% से ज़्यादा टाइम अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहे हैं। अब अगर मुझे मालूम हो इसमें न्यूज़ है, मुझे मालूम हो कि ये इस हाई पे मेंटेन कर रहा है, मुझे मालूम हो उसका वॉल्यूम फैक्टर बहुत हाई है, मुझे मालूम हो कि इसका बायर ग्रेटर पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि इसमें बायर ज़्यादा एग्रेसिव है, आई हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टॉक्स टू डिसाइड ऑन अब कैसे प्ले करूँ, दैट्स द क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ से हम यूज़ करेंगे पूरा चार्ट्स, ठीक है। तो मैं इसको बहुत सिंपली डिफाइन करता हूँ। सो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ अ स्टॉक, 1 2 3 4, ओके, है ना। जो बेसिस है जहाँ पे बड़े मूवमेंट्स नहीं है या जहाँ पे बड़ा कंसोलिडेशन है, वो हमारे लिए स्टेज 1 है, राइट। नाउ एज अ चार्टिस्ट, एज अ ट्रेडर, एज अ पोजिशनल इन्वेस्टर, मेरा थॉट हमेशा ये होगा कि मैं स्टॉक की स्टेज 2 में रहूँ, बिकॉज स्टेज 2 इज द टाइम when stock is in real growth trajectory, where the returns are maximum and the volatility is least. Okay. तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, स्टेज 2, कि मैं स्टेज 2 में हूँ क्या। तो अगर मैं एक बड़ा बेस देखता हूँ और मैं देखता हूँ उससे स्टॉक कहीं बाहर निकला है आफ्टर अ फॉल या फिर आफ्टर अ बड़ा कंसोलिडेशन, तो इट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कि यार शायद ये स्टेज 2 में आ रहा है, ठीक है। स्टेज 2 आई नहीं बनी, कितना रना पाया ये वक्त दिखाएगा, ये आज कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करेंगे, जो मार्केट बोलेगा उसको रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें होना कहाँ है, स्टेज 2 में होना है। अब एक बात तो पक्की है कि कभी भी स्टॉक ऐसा तो होगा नहीं कि 100 से 200 एक बार में हो गया, ठीक है। मनी मेकिंग इज नॉट दैट ईजी, राइट। इट विल प्ले विद यू, विद ऑल योर थॉट्स, विद ऑल योर बायसेस, राइट। तो जब अपनी स्टॉक अपनी जर्नी में मूव करता है तो कहीं रुकता है, ठीक है। अभी रुकने के जो पैटर्न्स हैं हम ये डिस्कस करेंगे, क्या वो रुक के दिखता कैसा है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं इसको बहुत सिंपली डिफाइन करता हूँ, चला तब तक मेरा इंटरेस्ट स्टॉक में है, रुका अब मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया है। वो किस तरह से रुका है ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो भी अपन सीखने जाएंगे, ओके। और अगर वो रुक के चलता है, इट्स द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू द स्टॉक। तो चला, रुका, चला, तो चला है समथिंग वेयर आई विल आइडेंटिफाई समथिंग, क्योंकि समथिंग इज हैपनिंग समवेयर। और कोई स्टेज 1 से 2 में बिल्कुल निकल रहा है और हमें वहीं पे समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा बेस है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, वॉल्यूम सपोर्टेड है, न्यूज सपोर्टेड है, ग्रोथ सपोर्टेड है, तो वहीं पे एंट्री करेंगे। लेकिन आपको लॉसेज में एवरेज नहीं करना है, आपको प्रॉफिट में एवरेज अप करना है। तो आपको ये जितने हॉल्ट्स मिलेंगे, रुका, ये आपको पोजीशन लेने के लिए एक सबसे अमेजिंग एरियाज होंगे, डिसाइड करने के लिए वक्त मिलेगा, और यहाँ से आपकी पोजीशन बिल्ड होगी। और किसी स्टॉक को इस जर्नी में जाना है 100 से 200, 300, 400 व्हाटएवर, वो इस फ्रेमवर्क के बिना नहीं चल सकता। तो सर ये सेकंड स्टेज हम आइडेंटिफाई कैसे करें? तो इसमें मैं बोल रहा हूँ एक बड़ा करेक्शन, ठीक है, फिर एक कंसोलिडेशन, और इस कंसोलिडेशन से मूव होना। तो हमने माना कि कोई स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन था, या लेट्स से चलो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं था, एक बहुत बड़ा सिर्फ कंसोलिडेशन भी था। तो
एक बड़े कंसोलिडेशन को हम क्या बोलते हैं, अगर हम नॉर्मली समझे तो, कि प्राइस इस रेंज के बाहर नहीं जा रहा था, ऊपर को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, नीचे को हम सपोर्ट बोलते हैं। और अगर प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आगे निकलने लग जाए तो क्या हो गया हमारे लिए, हो गया, इट्स अ ब्रेकआउट। तो हम सिर्फ ये चीज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टेज 2 कितना है नहीं है ना, इसको अपन सिंपल, मतलब मेरा फ्रेमवर्क मैं आपको सिंपल बोलता हूँ कि जब ये बेस मतलब मिला B1, लेट्स से बेस को B1 बोल देते हैं, इस बेस से जब स्टॉक बाहर निकला तो मुझे फर्स्ट कंसोलिडेशन चाहिए, आई वांट फर्स्ट कंसोलिडेशन, इसको मैं बोलूँगा C1। अब हो सकता है कि मैं बहुत बार B1 से C1 बनने तक की राह में कभी पोजीशन लूँ ही नहीं, अगर कोई दूसरा इवेंट, ग्रोथ, फंडामेंटल, न्यूज सपोर्टेड नहीं है तो। लेकिन अगर C1 वहाँ मुझे मिल गया और C1 शो करता है कि आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टेरिटरी नाउ, तो फिर मैं वहाँ पे बुलिश हूँ। और यहाँ मेरा एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है कि स्टॉक स्टेज 2 में एंटर कर रहा है। अपन एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं, चलो ये भी कर सकते हैं अपन। जैसे स्टॉक है NTPC ना, सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो इस स्टॉक में हाई से 34% का करेक्शन था, ये दिख रहा है 34%, राइट, बिग बेस कमिंग अप इन, राइट। फिर मैंने देखा इस बेस से बाहर निकल गया, नाउ दिस इज समवेयर एक बेस से बाहर निकल के यहाँ कंसोलिडेट हुआ, ये मिलेक C1 हो सकता है, और ये मिलेक C1 है और मैंने इस पर पोजीशन ली है। अब ये यहाँ से निकला फिर कंसोलिडेट करा, राइट, ये मेरे लिए डबल कंफर्मेशन है, और अब मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को फर्दर ऐड करूँगा। एक चीज़ मेरे को बोलना है, नथिंग इज अ रिकमेंडेशन, प्रॉपर एजुकेशन के लिए अपने डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ट्स को, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, राइट। तो अब ये मेरे C1 था B1 से निकलने के बाद, और ये मेरे C2 बन गया है, और ये C2 बिल्ड हो रहा है, मतलब एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न खड़ा हो गया, मतलब नाउ आई एम मोर बुलिश अबाउट इट एंड इट्स टाइम टू एवरेज अप। अच्छा, एक मेरा साइकोलॉजी में समझने की बात है, एक स्टॉक 100 रुपये में हम लेते हैं, फिर 90 हो गया तो हम सोचते हैं एवरेज कर ले, और एक बड़ा इल्यूजन, शानदार इल्यूजन क्रिएट होता है कि एवरेज तो 95 हो गई, मेरे एवरेज ने नीचे ले ली, राइट, बट आपका लॉस उतना ही है ना, और आपने लॉस पिकिंग पोजीशन को बिल्डअप कर लिया है, ठीक है। अब वो आप फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में अगर आपका कन्विक्शन बहुत हाई है तो इट मेक सेंस, लेकिन बट नॉट इन टेक्निकल्स एट ऑल। अब यहीं पे रिवर्स प्ले होता है, मैंने 100 में एक स्टॉक लिया, वो हो गया 110 रुपये, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार C2 बन गया है, एड अप कर ले, तो आपका एवरेज हो गया 105। नाउ दिस इज अगेन योर ह्यूमन माइंड, यार मेरी एवरेज ऊपर आ गई, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए एडिंग टू लॉसेस, एडिंग टू पोजिशंस which are losses, averaging to them becomes much easier just by that single number, or adding to positions up becomes very difficult just by that single number, but it has to be this way। और प्रॉफिट पुल अप में ऐड करते हो तो भले आपकी एवरेज ऊपर आई, बट यू आर बिल्डिंग प्रॉफिट्स, एज आप ऑलरेडी एक प्रॉफिट में खड़े हो, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू, राइट। तो अब यहाँ पे NTPC वो एग्जाम्पल हो गया मेरे लिए। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल वो लेता हूँ डिक्सन, जो ट्रेड मैंने लिया भी है, मे बी केस पोजिशन में हो नहीं हो, एक बार देखना रहेगा। बिग फॉल 46%। आई वाज अबाउट टू आस्क कि अच्छा, अगर ये नीचे आ गया तो क्या? ये स्टॉप लॉस है ना, हाँ चलो। नाउ देयर इज अ बेस, नाउ देयर इज अ ब्रेकआउट, नाउ देयर इज अ पैटर्न C1, है ना। हमको C1 के ऊपर लेना है, C1 से ब्रेकआउट पे लेना है, C1 का जो लो है वो स्टॉप लॉस है। ओके, 3%, 6%, 8% समथिंग स्टॉप लॉस बनेगा। अब 8% स्टॉप लॉस आपको बड़ा लगता है कि 8 या 10, 11% बड़ा लगता है क्या? डिपेंड करेगा सर, किसी के लिए वो छोटा हो सकता है, किसी के लिए वो बड़ा भी हो सकता देखो उसका है ना, लॉजिकल स्टॉप लॉस तो वही है, है। और स्टार्टिंग स्टॉप लॉस भी वही है, ठीक है। बाद में ट्रेल हो सकता है, फर्स्ट। सेकंड, आप ये भी कर सकते हो कि बहुत छोटा C1 मिल गया 4-5% की रेंज का, जनरली मिलते मुश्किल से, मतलब 4 to 8, 10% तो स्टॉप लॉसेस बिल्ड हो ही जाते हैं, जो मेरा अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको। बट फिर आपका अलोकेशन उसके हिसाब से डिसाइड करो, या अगर अपनी लेट्स से अपनी कैपिटल का 2% किसी स्टॉक में डालते हो और स्टॉप लॉस 10% है, तो इट्स फाइनली 0.2% ऑफ कैपिटल, राइट। तो अब दिमाग को समझाना पड़ेगा, मतलब दिस इज अगेन 10% बहुत बड़ा है पर 0.2% छोटा है, तो वैसा सोचना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप सोचोगे मैं बीच में कोई स्टॉप लॉस ले लूँ, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस यू विल स्टॉप आउट। तो यू हैव टू गिव प्लेस टू योर स्टॉप लॉसेस दैट वो विदाउट रीजन अकर होके आपको लॉस नहीं कर जाए, विद द रीजन उसको ब्रेक डाउन नहीं होना था तो फिर हो जाए भाई, दैट्स ओके। अब जैसे डिक्सन है, अब मैं इसको ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो उसने बेस नहीं बनाया, ठीक है, मगर यहाँ पे एक नरेटिव था मेरे पास
बजट, मैन्युफैक्चरिंग, एक और उसके बाद इसका नीचे से ऊपर आना, मतलब इसका बाउंस अप होना, और यहाँ पे कंसोलिडेशन आना. तो दिस समवेयर इंट्रिग्स मी, क्या मेरे को इंटरेस्ट क्रिएट करता है मेरे लिए, क्या मुझे इसमें होना चाहिए. ये पोजीशन मैंने ली भी थी, मगर नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि ऑलमोस्ट उस इवन ब्रेक हो गया है, तो स्टॉप आउट हो चुका है ये ट्रेड. राइट, तो ये ट्रेड स्टॉप आउट हो चुका है. अब मैं इस ट्रेड से बच सकता था क्या? एक चीज हो सकती थी कि मैं किसी बेस फॉर्मेशन का वेट कर लूं, कि मुझे एक बड़ा बेस मिल जाता. मुझे बेस नहीं मिला, मुझे बड़ा बेस नहीं मिला, स्टॉक गिरा और वो चल गया. बट मेरे पास कुछ नैरेटिव्स थे इसमें, तो नैरेटिव थे तो मैंने साथ में इसलिए प्ले करा. और फिर जस्ट इसमें ये जो ब्रेकडाउन मेरे को अभी ध्यान आया कि इसमें इस टाइम पे किसी ब्रोकर ने इसको एक्चुअली डाउनग्रेड भी कर दिया. ओके, कि इसका टारगेट ये से उसको नीचे कर दिया, डीरेट कर दिया इसको. तो फाइनली शायद वो भी एक रीज़न हुआ कि इसने ब्रेकडाउन ले लिया. तो रीज़न है, पोजीशन का रीज़न है. और मैंने आपसे ये भी डिस्कस कर लिया कि यार इस पोजीशन से मैं बच सकता था, तो इसलिए बच सकता था बस केवल कि अगर मुझे एक बड़ा बेस मिलता तो शायद चांसेस ऑफ माई सक्सेस हायर होती. डन, क्लियर, ठीक है. अपन पीपीटी पे आते हैं वापस. डन. ठीक है, तो ये अक्सर अडानी एंटरप्राइजेस, उसका एक जो ज़बरदस्त बुल रन था, एक बहुत बड़ा बेस, वहाँ से बाय पॉइंट. नाउ सी, दिस इज़ द ब्यूटी. अब एक बड़े बेस से निकलता है ना, तो विथ सम वॉल्यूम्स, यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम्स, तो आई कैन मेक सम पोजीशन ओवर हियर. कुछ पोजीशन में बना सकता हूँ, राइट. और ये पोजीशन बनाने के बाद अब मैं ना रुका ढूंढूंगा लगातार, चला रुका चला. So if I get more consolidations, I will add my stock to it. I will add more value in the stock. और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाऊंगा मेरा मैं. तो अब जैसे अगेन दिस इज अनदर बेस जो इसके अंदर दिख रहा है, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर नाउ देयर इज अनदर कंसोलिडेशन विच इज अ फ्लैग पैटर्न जो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे एक बार. राइट, फिर अनदर ब्रेकआउट. दीज ऑल आर प्लेसेस वेयर यू कैन एक्चुअली गो एंड ऐड टू द स्टॉक. तो अब स्टेज टू आइडेंटिफाई कैसे होगा? बड़े फॉल के बाद चलना, चल के कहीं रुकना, और रुकने से वहाँ से पोजीशन बनाना. तो नाउ यू कैन सी अ स्टॉक एंड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि किस स्टेज में बैठा है. अब अगर मैं किसी चार्ट को देखता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता इसकी स्टेज क्या है, तो जो समझ में नहीं आता वो ट्रेडेबल नहीं है. योर चार्ट शुड शाउट कि मुझे परचेस कर, सर कुछ इन्वेस्ट इन मी. कुछ एग्जांपल देख सकते हैं कि ये चार्ट है, मुझे ये नहीं देखना है, या मुझे ये स्टडी नहीं करना. आप स्टॉक बोलो, अपन लाइव डिस्कस कर लेते हैं कि ये वर्ड टॉकिंग भी है क्या नहीं, ऐसा कर लेते हैं. इटर्नल देख लेते हैं, राइट. इटर्नल, चलो. स्टॉक हैड एन अमेजिंग स्टेज टू रन बिफोर, ठीक है. फिर वहाँ से 32% करेक्ट हुआ, ठीक है. एक 32% करेक्ट होने के साथ साथ ये एक बेस भी बना रहा था, विच इज़ ये वाला बेस, ठीक है. और इसने इस बेस को ब्रेक भी करा. यहाँ शायद मैं इस पर बुलिश भी हो जाता. मैं सोचता कि यार काफ़ी लंबा करेक्शन हो गया है, बेस भी ठीक दिख रहा है, तो हो जाएगा, इसको यहाँ पे ले भी सकते हैं. मेरा थॉट यहाँ पे ये होता. और अगर मैं इसको देखता तो शायद मैं सोचता मैं इसको परचेस कर ही लूँ, राइट. और वो ट्रेड लॉस मेकिंग भी होता. मगर आज मैं अब इसको देखूँ तो बहुत क्लियर मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है. देयर इज नो ट्रेड. सो शुड आई गो एंड इन्वेस्ट इन इटर्नल? नो. व्हाई? नो कंटिन्यूएशन पैटर्न, नो स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड, नथिंग. काम ही नहीं, छोड़ दो. तो मैंने इटर्नल में आज डिसाइड करा कि आई हैव नो ट्रेड इन इटर्नल. एलिमिनेशन. गॉट इट. सिंपल, उसको बाहर कर दिया. अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं यूनियन बैंक का. स्ट्रक्चरली बुल ट्रेंड, और बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको एडिशन करने के, बहुत सारे मौके मिलेंगे. और ये पोजीशन मैंने ली भी है. जो मुझे लास्ट कंसोलिडेशन मिला तो मैंने फिर पोजीशन ली. और मार्केट में अगर आप देखोगे ना, आज की तारीख में, आज की डेट में बात करूँ तो देयर आर ओनली 3 सेक्टर्स, PSU बैंक्स, ऑटो एंड मेटल्स, जहाँ स्ट्रेंथ है. बाकी अक्रॉस द बोर्ड इट्स पेनफुल. अक्रॉस द बोर्ड इट्स पेनफुल. तो अगर आपको पहले को सेक्टर कैसे पकड़ना वो भी बात कर लेंगे अपन, और फिर साथ में आपको स्टॉक मिला. अब कुछ भी नहीं है, स्टॉक सबसे पहले देख के समझ में आ रहा है कि स्टेज 2 परफॉर्मर स्टॉक है, एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन है, और उसके ऊपर मैं ऐड कर सकता हूँ. तो सेक्टर सपोर्ट है कि PSU बैंक अच्छा कर रहे हैं. चार्ट आई नो हाउ टू सी, तो हमने समझा कि एक बड़ा कंसोलिडेशन अगर निकलता है तो हम उसको ले सकते हैं एंड वी कैन ऐड ऑन. और हम सब डिस्कस कर सकते हैं कहाँ पे कितना लेना है. आप या पुटअप करते जाना, अपन डिस्कस कर लेंगे. एनी अदर स्टॉक यू वांट टू डिस्कस? नो सर, स्टॉक्स आर इनफ. सो ठीक है सर, अभी हमने देखा, अभी सर मेरे को एक और डाउट है कि हमने अभी एक एग्जांपल देखा था कोई, तो जस्ट हमने स्टेज 1 में लिया थोड़ा सा पोजीशन, NTPC. यस. हाँ. तो वो क्यों सर? मतलब कि हमें नहीं, 1 में नहीं लिया है वो. देखो हुए ना, उसके पास बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स है जो ये शो कर रहे हैं कि वो स्टेज 2 में आ गया है. ओके सर, जैसे
काफ़ी बड़ा फॉल था ये 34% का, फिर बहुत बड़ा बेस बना, राइट। इस बेस से यहाँ पे निकला और कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा, मार्केट खराब है, ब्रॉडर मार्केट खराब है, उसके बाद भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ये मैंने आपको बोला कि मैं इसको कंटिन्यूशन पैटर्न C1 मानता हूँ, और मैंने यहाँ आपको बोला कि ये C2 है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर बढ़ के फिर कंसोलिडेट हो गया और अब वो भी निकल गया, राइट। तो लग रहा है ना स्टेज 2 में आ गया, एक फॉल, वहाँ से एक राइज और नए कंटिन्यूशन पैटर्न्स बना बना के और आगे निकलना। राइट सर, हम अडानी का एग्जांपल देख रहे थे, आई बिलीव वो जो हमने पीपीटी पे देखा था। वो पीपीटी ये रहा सामने। अब बताओ, पूछो। कि इसमें हमने जो स्टेज 1 है, आपने मेंशन किया कि स्टेज 1 से हल्का सा ब्रेकआउट मिला तो हमने वहां पे भी पोजीशंस बना सकते थे, राइट। वो मेरा क्वेश्चन है। वो आप क्वेश्चन है ना। हाँ, तो वहाँ पे एक सिंपल थ्योरी जो हमने डिस्कस करी, इफ देयर इज अ वेरी बिग बेस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड दिस अ ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, यू कैन मेक सम पोजीशन। तो हमें स्टेज 2 वेट नहीं करना है, वहाँ पे हम थोड़ा सा पोजीशन वहाँ बना सकते हैं बड़े बेस को देख के। लेकिन बड़ा कंफर्मेशन कब आएगा? जब मुझे C1 मिलेगा, जब मुझे कंटिन्यूशन पैटर्न मिलेगा कि यार चला, अब वो कहीं रुका और उसके रुकने का बिहेवियर और फिर चलता है, दैट इज द रियल पॉइंट वेयर आई कैन गो एंड ऐड अप माय पोजीशंस। ओके, एंड सर क्या वे में करना है? मतलब लेट्स टेक दिस एग्जांपल ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस कि ठीक है, स्टेज 1 ये है, तो मैंने यहाँ क्या पोजीशन बनाया, देन स्टेज 2 यानी कि मेरा कंसोलिडेशन 1 पे मैंने क्या पोजीशन बनाया, फिर फर्दर ऑन हम कैसे करेंगे प्रोसीड? एक होता है नैरेटिव, एक होता है नंबर, और एक होता है प्राइस। नैरेटिव है अमेजिंग कंपनी, नंबर्स है रिजल्ट्स अमेजिंग, फंडामेंटल्स अमेजिंग। प्राइस की प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हाँ भाव चल रहा है, बहुत अच्छी कंपनी है, सुपर फंडामेंटल्स है, एक बहुत अच्छी बातें होती है और साथ में प्राइस भी नया हाई पे आ रहा है, वेरी गुड। अगर मुझे इस बाय पॉइंट पे कोई बहुत बड़ा नैरेटिव मिलता है कि यार वाओ, इट इज समथिंग व्हिच कैन रियली चेंज थिंग्स, तो मेरा बड़ा लोकेशन इस पॉइंट पे भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो नैरेटिव नहीं है तो आई विल गो फॉर अ स्मॉल पोजीशन बिल्डिंग। फिर जब C1 जो मेरे को मैक्सिमम कॉन्फिडेंस देता है ब्रेकआउट की, यार चलो यार एक छोटी पोजीशन से नीचे से पैसा बना बेस से लेने के बाद, और अब एडअप करने का समय आ गया, यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। नाउ यू कैन स्केल योर पोजीशंस। अब लेट्स से कि आपके पास 100 रुपीज़ है और आपने डिसाइड करा मैं फर्स्ट ब्रेकआउट पे ना 0.5% डाल दूंगा, ठीक है। हो सकता है मैं C1 पे अब 2% 3% भी डाल दूँ ऑफ द कैपिटल। तो दिस इज माई रूल, ठीक है। ये सब अपने रूल्स बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब थर्ड फोर्थ कंटिन्यूशन पैटर्न आ जाए तो अलोकेशन घटा भी दो, और चाहो तो फिफ्थ पैटर्न से अलोकेशन रोक दो। ओके यार एक फाइनली इट्स अ स्टॉक इन एन अप ट्रेंड। अब वो हर स्टॉक आपका ट्रेंड नहीं हो जाएगा, राइट, ठीक है। इट मे हैव मोर कंटिन्यूशन पैटर्न्स, बट इन जनरल आउट ऑफ एक्सपीरियंस 4-5 के बाद डालना थोड़ा डिफिकल्टी है, बिकॉज चांसेस आर रिड्यूस्ड। लेट्स से मैंने फोर्थ या फिफ्थ कंटिन्यूशन पैटर्न में मैंने डाल दिया पैसा, बट पोस्ट दैट इफ आई सी वेरी हाई वोलेटिलिटी, मतलब देखना कभी भी कोई बनता है ना टॉप, तो चार्ट तो बहुत अच्छा होता है, लाइफ टाइम हाई 52 वीक हाइस पे होता है, इसलिए उसको टॉप बोलते हैं। वहाँ से जब भी वहाँ से टॉप बनता है तो वोलेटिलिटी हैज़ टू राइज। दे विल बी टाइप्स, दे विल बी बाउट्स ऑफ पीरियड व्हेन वॉल्यूम विल बी सुपरबली हाई, दे विल बी बाउट्स ऑफ पीरियड व्हेन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनेगा, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी होगा और वो ब्रेक डाउन होगा, मतलब वो ब्रेकआउट फेल होगा, मतलब वापस से रेंज के अंदर आएगा। ओके, तो द मोमेंट जहाँ पे वोलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द स्टॉक। अपने को ना स्मूथ जर्नी चाहिए। 100 का 120 हुआ फिर 102 हो गया, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। फिर भले 200 हो जा, बट 100 का 120 हुआ फिर 115 हुआ, एडजस्टेबल अमाउंट्स चलेगा, समझ में आता है। तो व्हाट वी नीड इज स्टेबिलिटी, एक्सेप्शनल वोलेटिलिटीज नहीं चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी एंड पीस। हाँ, पीस को अलग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलेगा सर, ठीक है। सो सर अभी तो हम समझ गए कि फोर्थ या फिफ्थ स्टेज तक, उसके आगे नहीं, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि वोलेटिलिटी बढ़ जाए या फिर थोड़ा सा करेक्शन आए, या अ स्मॉलर एलोकेशन इफ यू रियली इनटू द स्टॉक करना, अपॉर्चुनिटी कम है दिख रही है, बट इफ इट इज फॉलोड बाय हाई वोलेटिलिटी, गेट एग्जिट टू इट, फिर छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। तो कंटिन्यूशन में सबसे पहले 1 2 3 पैटर्न, एक स्टॉक में अप मूव आया, करेक्शन 2 वाला आया है, 1 में अप मूव है, छोटा सा करेक्शन आया और फिर से हाई टूट के आगे बढ़ा, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन पैटर्न फॉर मी, आई विल बाय दिस पैटर्न। पीनेंट चला, नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग, और कंसोलिडेशन में वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है,
मतलब जो रेंज बड़ी थी वो छोटी होती जा रही है, रही है। राइट? ये बड़ी रेंज छोटी हो गई। अगेन दिस इज अ क्लियर इंडिकेटर फॉर मी कि इसमें बाय कर सकते हैं इस कंटिन्यूएशन पैटर्न के ब्रेकआउट पे। थर्ड आया फ्लैग, हमने पहले अडानी में डिस्कस किया था, राइट। तो फ्लैग है, एक अप ट्रेंड है, फ्लैग बना, लेना है। ये सब बायबल पॉइंट्स है और यही इस जर्नी में आपको देखना है और यही बायबल पॉइंट्स है जो आपको छूटे स्टॉक में या आपको रैशनली बता देगी कि यार दिस इज माई एंट्री पॉइंट, दिस इज माई एग्जिट पॉइंट। फॉर दिस कप एंड हैंडल अगेन अमेजिंग पैटर्न। और एक इसमें है स्टेप चार्ट जो इसमें रह गया है। सो स्टेप चार्ट इज वेरी सिंपल। प्राइस अप मूव आया और बिल्कुल 3-4 बार्स ऐसे बनते हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑफ सेम लेंथ एंड इट लुक्स लाइक अ स्टेयर, ओके, so like a step. It is the pattern which I love the most, और वो breakouts are amazing, superbly amazing. तो again चलने के बाद अगर कंसोलिडेशन छोटा है और प्राइस मूव होता है, दिस मीन्स स्टॉक इज वेरी गुड स्ट्रेंथ, राइट, है ना? इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट आई सेड, अ बिगर बेस इज मोर गुड, बट बिगर बेस का एक मतलब और ये भी होता है कि स्टॉक टुक मोर टाइम टू रेस्ट रादर देन गोइंग अप, ठीक है? But having a small stoppage and then again moving up actually reflects much more higher strength. तो I get, अब तो जैसे आप ना अलोकेशन कैसे करोगे, तो मैं एक बड़े कंसोलिडेशन को ना थोड़ा सा पैसा कम डालूंगा C1 C2 C3 को, मगर एक 3 बार रुक के चलने वाले पैटर्न को आई विल पुट मोर मनी इनटू इट। वो पैसा फास्ट बनता है उसमें, ओके, बनता है। नाउ सर, जैसे अभी हम अडानी में देख रहे हैं कि हमने सपोज हमने ले लिया ऊपर, देन ये नीचे गिर गया, अगले ही दिन कोई न्यूज़ आ गया, मैं क्या करूँगा? मैं निकलूंगा, स्टॉप लॉस ले लूँगा। स्टॉप लॉस ही ले तो है। सी वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, अगर आप 4 से 5 बार भी सही होना आपके ट्रेड्स में, बल्कि 3 से 4 बार, यू विल डू अमेजिंगली गुड बिकॉज यू आर फॉलोइंग अ ट्रेंड। स्टॉप लॉसेस 2, 5, 10, 12, 15% के हो गए, लेकिन राइट ट्रेंड पकड़ोगे तो 25, 45%, 60%, 2x, 3x स्टॉक्स में बिल्ड हो जाता है और बहुत फास्ट बिल्ड होता है। तो अगर आप कम स्टॉक्स में सही हो लेकिन पैसा अच्छा कमा रहे हो और ज़्यादा स्टॉक्स में गलत हो लेकिन खो कम रहे हो, तो इवेंचुअली यू विन बिग, राइट। और आप मतलब हम बहुत बड़े इन्वेस्टर्स की कहानियाँ सुनते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देते जो हमें इंस्पायर करते हैं, तो उनकी भी कहानियाँ कुछ सक्सेस स्टोरीज की है। और जैसे मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊँ ना, तो देयर आर फ्यू स्टॉक्स एवरी ईयर विच एक्चुअली क्रिएट्स बिग प्रॉफिट्स इन योर पोर्टफोलियो। तो it will go always like this, but for that you need to be a good stock picker, should have a strong mental muscle। कि जैसे हमको लाइफ में ना सिखाया जाता है कि फेलियर्स को हैंडल करो, ठीक है, मगर इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू मेक अस अंडरस्टैंड कि अपनी सक्सेस को हैंडल करो। तो हमें प्रॉब्लम एक स्टॉप लॉस के फेलियर से नहीं होती है केवल, बट जिस स्टॉक को हमें राइड करना है, जिसमें हमें सक्सेस मिल रही है, उसको हैंडल करना भी उतना ही डिफिकल्ट है। तो फॉर दैट वो मेंटल मसल रिक्वायर्ड है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल योर ओन सक्सेस, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या हुआ कि आप जब किसी प्रॉफिट को बिल्ड करते हो तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करोगे। रिटेंशन इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। मतलब एक अच्छे ट्रेडर में 2 खास बातें हमेशा रहेगी, वो ये समझता है कब कितना बड़ा करना है और कब करना ही नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैश इज ऑल्सो अ पोजिशन, सो देयर विल बी टाइम्स वेयर वी विल बी एब्सोल्युटली ऑन कैश। अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, नहीं समझ आ रहा है, आउट, आप आ जाओ कैश पे, और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बिकॉज लेट्स से आप कैश पे आ गए और मार्केट ने फिर से रैली कर ली, तो कुछ लॉस हो जाएगा, बट इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई वेल, आप एक दिन में री इन्वेस्ट हो सकते हो। आप 2-3 दिन में पूरे इन्वेस्टमेंट हो जाओगे। मतलब यू डोंट हैव टू मैनेज थाउजेंड्स ऑफ करोड़, राइट? आपको आपका फंड मैनेज करना है, 1-2 दिन बहुत होता है री इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पूरे इन्वेस्ट हो जाते हैं। ऐसा मतलब मैं टोटली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मगर जब आपने पूरा कैश इन करा था और उस टाइम पर अगर आप राइट हो और आपको बड़ा फॉल मिल गया, तो पूरी दुनिया इन्वेस्टेड है, दे आर सीइंग मार्क टू मार्केट, उनके पास फर्दर कैश नहीं है, मार्केट गिर गया है, उनके पास कैश नहीं है, अब आप बैठे हो ऑन कैश, एंड दिस मेक्स वेरी बिग डिफरेंस इन योर प्रॉफिट्स। सर, आपने बोला कैश इज ऑल्सो अ पोजिशन एंड वी बिलीव इन दैट। तो सर, मैंने कहीं पे किसी पॉडकास्ट में सुना था कि आपने कोविड के पहले पूरा आप कैश इन थे,
आपके पास पूरा कैश रखा था, आपने सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी थी, उसका क्या रीजन था एंड क्या लॉजिक था सर? ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं था. M2M इज योर बिगेस्ट बैरोमीटर ऑफ परफॉर्मेंस ईदर ऑफ योर ओन और ऑफ द मार्केट. ओके, सबसे बड़ा बैरोमीटर M2M है. मैं एक ऐसा फेज देख रहा था जिसमें पैसा नहीं आ रहा था. मैं कुछ करने जाता तो कुछ लॉस बिल्ड हो रहे थे. ब्रेकआउट आता लेकिन मोमेंटम बिल्ड नहीं होता. तो जब आपके पास किसी सिनेरियो में एक स्टेट बनती है कि पैसा बन ही नहीं रहा है, तो देयर आर वेरी हाई चांस कि पैसा लग जाएगा. दैट्स द ओनली लॉजिक. इफ योर M2M इज द बिगेस्ट बैरोमीटर, अगर वो परफॉर्म नहीं हो रहा है, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता पैसा नहीं बन रहा है, आई ऑलवेज प्रेफर कमिंग टू कैश. ओके, क्योंकि अगर मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है ना, तो जाने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. मतलब दो ही रास्ते हैं, और मार्केट के इनर स्ट्रक्चर में ना दिखता है. जब पैसा बन रहा है तो मतलब आपको पैसा आ रहा है ना फाइनली, मतलब मार्केट इज गिविंग यू मनी, राइट? राइट. बट इफ इट इज नॉट गिविंग, इज अ वेरी हाई चांस कि यू विल लूज मनी. तो अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जो ट्रेड कर रहे हैं वो सही नहीं बैठ रहा है, जो थॉट प्रोसेस है, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, उससे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बेस्ट टू बी ऑन कैश. सो सर आपने बोला M2M का बात किया, एंड अगर मेरा 3 वीक 4 वीक 5 वीक में अगर नहीं बनता है कुछ, तो देन बेटर कि मैं कैश कर लूँ. बट सर सपोज करिए कि कोविड टाइप की सिचुएशन हमेशा नहीं होगी, या कभी ऐसा नहीं होगा कि 2008 का सिचुएशन रिपीट हो रहा है. तो मैं 5 मैंने पोजीशंस बिल्ड किए हैं, अलग अलग 5 स्टॉक्स हैं. तो मैं किन स्टॉक में कैरी करूं, किस स्टॉक में नहीं करूं? लाइक सपोज कीजिए मेरे 3 स्टॉक अच्छा चल रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है, मेरे को क्लैरिटी दिख रहा है कि या तो ये ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है. मेरे 2 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मैं बस लेके बैठा हूँ पोजीशन, एंड मुझे कुछ आइडिया नहीं है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट बैठा हूँ. तो वहाँ मैं क्या करूँ? देखो, अपन स्टॉक टू स्टॉक चलते हैं. हाँ, आपने बोला आपको 2 स्टॉक में क्लैरिटी है, मुझे कहाँ जा रहा है दिख रहा है, समझ हाँ, में मुझे आ रहा है. 3 स्टॉक में क्लैरिटी है, 2 में नहीं. ठीक है, तो ये 3 तो क्वेश्चनेबल ही नहीं रहे. हम्म. अब मैंने देखे बाकी 2 स्टॉक्स. हम्म. ठीक है, अब डिसाइड करते हैं स्टेज कौन सी है. स्टेज 2 में है क्या? हाँ, स्टेज 2 में. तो रुक जाते यार, कुछ लंबा कंक्लूजन हो जाएगा और क्या होगा. ठीक है, कितना लंबा सर? जो स्टॉक मांग ले, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, या मेरे पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं आ जाए, ओके. आई एम परफेक्टली फाइन विद इट, राइट. फिर मैंने देखा कि आपके जो स्टॉक में है ना, एक तो बहुत अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन दूसरा ना वोलेटाइल हो गया है. तो अगर एक अच्छे रनअप के बाद स्टॉक बहुत वोलेटाइल हो रहा है, तो जो अभी हमने सोचा कि यार वो एग्जिट का क्राइटेरिया हो सकता है, वो स्टेज 3 की एंट्रेंस हो सकती है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा. अब जो मैंने आपको M2M बोला ना, वो स्टॉक वाइज नहीं बोला. ओके. मैंने आपको पोर्टफोलियो लेवल पे बोला ओके. कि आप पोर्टफोलियो लेवल पे पैसा नहीं कमा पा रहे हो. वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू इज नॉट गिविंग रिजल्ट्स टू यू. मतलब मार्केट इज नॉट रिवॉर्डिंग एट ऑल. सितंबर 2024 हाई लगा था, 18 महीने ऑलमोस्ट अपन मान लेते हैं. पैसा बन रहा है क्या? नहीं बना मार्केट में पैसा. मतलब नो वन इज हैप्पी इन द मार्केट. और पैरेलली बोलूँ तो बहुत कई सेक्टर्स चले हैं, जैसे मैंने आपको PSU बैंक्स बोला, ऑटो बोला, राइट. बट इतना वोलैटिलिटी ऑफ न्यूज़ है, इतना नॉइज है, इतना फियर है, और इतने रिट्रेसमेंट्स है कि आपकी पोजीशंस में बैठना हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई मार्केट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ऐसा नहीं किसी ने परफॉर्म नहीं करा है, किसी ने तो परफॉर्म करा ही है, और किसी और ने परफॉर्म करा ना हो. कमोडिटीज़ हैव परफॉर्म ब्यूटिफुली, राइट. राइट. तो- गोल्ड एंड सिल्वर. Yeah, across commodities have done amazing, right? तो बट जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल शेयर करता हूँ. इतना अच्छा कमोडिटी में काम हो गया, तो क्या मैंने बहुत अमेजिंग कर लिया? नो. What was the problem is कि being into equity and your number of hours you spend there, and then getting into commodity जो longer hours के लिए, तो you are never able to build that momentum in the same manner. Positions बनाई, गोल्ड में बनाई, सिल्वर में भी बनाई, कॉपर में भी बनाई, प्ले भी करा, और नो ब्रेनर प्लेस थे. मतलब एक ट्रेडर की जो रिक्वायरमेंट होती है ना कि यार मेरे चार्ट्स बिल्कुल बोले मुझे ले ले, वो ये भी नहीं बोले तो मुझे एग्जिट कर, वैसे पैटर्न्स थे. बट अ शिफ्ट फ्रॉम इक्विटी टू कंप्लीटली गेटिंग इनटू कमोडिटी विच वाज समथिंग आई वाज नॉट एबल टू डू इट प्रीटी वेल. तो बट फिर भी रिटर्न्स बने. तो अगेन अब मैं से एक बात और कनेक्ट कर देता हूँ. मैं बात क्यों बोला आपको कि अगर वो आपके 2 स्टॉक्स या तो चल नहीं रहे या बहुत ज़्यादा एक हाथ वॉलेटाइल हो गया है, तो विल सर्च फॉर अनदर अपॉर्चुनिटीज. उसी तरह पैसा कहीं तो फ्लो हो ही रहा है.
अब पैसा या तो किसी असेट क्लास में फ्लो हो रहा है, या पैसा किसी अदर स्टॉक में फ्लो हो रहा है, या पैसा किसी दूसरे देश में फ्लो हो रहा है. तो बट समवेयर मनी इज कंटिन्यूसली सीकिंग वेयर टू गो एंड गेट इन्वेस्टेड. तो ब्रॉडली अब ये काम एज ए ट्रेड इन्वेस्टर हमारा है कि यार अब हम ढूंढे कि वेयर मनी इज मूविंग नाउ. वी आर नॉट आइडेंटिफाइंग the trends. We are looking for trends and then we are just trying to write the trends. मतलब वो trend is our friend. ठीक है, तो that is with that logic हम ये try कर रहे हैं. आप कौन चीज़ ढूंढे, asset class, country, और वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें. अभी हमने गोल्ड एंड सिल्वर का बात किया, बट आई डोंट थिंक कि गोल्ड एंड सिल्वर में ये कंसोलिडेशंस बने थे, क्योंकि सिल्वर तो ऐसे देखा हमने, ऐसे जाता गया, कहीं कंसोलिडेट ही नहीं हुआ. बट ऐसे स्टॉक्स में भी आई एम श्योर कि कुछ एग्जांपल्स होंगे जहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशंस नहीं हुए, या फिर वो बहुत एक शॉर्ट फेज में बहुत ज़्यादा. वो सिल्वर में 3 से 4 एंट्रीज मिली थी. ओके, मिली थी सर, हम देख सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं. एक मिनट रुक जाओ. तो मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे आ जाता हूँ. सिल्वर ने यहाँ के एक बड़ा बेस बनाया, राइट. यस सर, फॉर ये निकला. यस सर, मैं तो बोलता हूँ आप कहीं ट्रेड नहीं ले पाए. यस सर. आप इसको मानो C1 बनाएंगे. अब आप समझना, ये इसको आप C1 मान लो अगर, तो फिर यहाँ से निकल के फिर एक कंसोलिडेशन आया, फिर निकल के फिर एक कंसोलिडेशन आया, फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ तक फिर एक छोटा सा आया, फिर ये बड़ा करेक्शन और ये बहुत अच्छे से हिला सकता था. हाँ, दिस करेक्शन कैन एक्चुअली स्क्रू यू आउट, राइट. बट फिर सारा कंसोलिडेट करके फिर से निकला, और निकलते देखो कितना प्यारा कंसोलिडेशन है. आप यू डोंट हैव टू बी इन हरी. एनी स्टॉक विल गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस. अगर एम्पल भी तो 3-4 तो दे ही देगा. और ब्रॉडली मैं भी यहाँ पे सिल्वर में एक ढंग की पोजीशन बिल्ड कर पाया था यहाँ पे. ओके, ठीक है. तो ये यहाँ से आप ये चला, मतलब इट वाज अमेजिंग. मतलब आपको मैं बोलता हूँ, एक बहुत अच्छा लेवल ब्रेक होता है, और ब्रेक लेवल होते ही कंसोलिडेशन मिल जाए 3-4 बार 5 बार, एंड व्हेन इट शूट्स इट्स अमेजिंग. मतलब बैंग ऑन, आउट ऑफ एक्सपीरियंस बैंग ऑन इट. ठीक है. तो अब ये लेवल देखो आप, अब देखो फिर 3 बार कंसोलिडेशन, अब आप फिर देखो यहाँ फिर एक कंसोलिडेशन है. अब यू आर राइट, इसके बाद मौका नहीं मिला. तो अगर ब्रॉडली 2,60,000 है, 4,20,000 तक मौका नहीं मिला है. राइट. ये गाला पीरियड है पैसा कमाने का. आई विल कम टू इट अगेन. सो स्टॉक्स मूव होते हैं, और जो स्टॉक्स के बड़े मूव्स, जो एंड लेवल मूव्स, मतलब जो एंडिंग मूव्स होते हैं बेसिकली, जिसको आप क्लाइमेक्स स्टॉप बोल सकते हो, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी बोल सकते हो, या मतलब वेरी हाई लेवल ऑफ मूवमेंट्स. तो जब वो बड़े मूवमेंट्स क्लियर होते बनते हैं, तो वो गाला पीरियड है पैसा कमाने का. एक चीज़ वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड हैव योर एग्जिट वेरी वेल प्लान्ड. मतलब सो मेनी एग्जाम्पल्स आई कैन गिव कि स्टॉक चलता है, और जब उसमें एक नेक्स्ट लेवल का मूव बिल्ड होता है, इट इज़ सो फास्ट. उसमें डेली BTC ट्रेड्स, मतलब कमोडिटी में डेली BTC ट्रेड्स बनना स्टार्ट हो गए थे. नो डाउट. आज लेके जाओ, कल 5,000 रुपये, फिर 4,000 रुपये, एंड इट इज़ रिस्की ऑल्सो, राइट. बट यू शुड बी वेरी क्लियर दैट वेयर यू वांट टू गो एग्जिट, बिकॉज अगर उसमें आप ट्रैप हुए ना, एग्जिट ही नहीं है. वी कैन सी ऑन द चार्ट, उसमें एग्जिट मिलेगी नहीं वो आपको. रेड कैंडल ऐसा बना कि कितना हमारा, आई बिलीव 2-3 वीक का लेके गया पूरा, है ना. मतलब उसने पूरा ही रनअप खत्म कर दिया उसका वाला. राइट. तो इसमें पता है व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, क्या टॉप आपको पता है, मुझे पता है नहीं. क्या एक रिस्क है कि कल बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए? बिल्कुल है. वेरी सिंपल, कैरी योर पोजिशंस, बुक सम पोजिशंस इन ये प्रॉफिट. फॉर मी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट आई विल ऑलवेज बुक माई सम पोजिशंस इन प्रॉफिट्स. सब इसलिए बुक नहीं करना है कि बहुत बड़ा रनअप हुआ तो क्या करेंगे, तो आई विल ट्रेल माई पोजिशंस, राइट. हाउ टू, बट ओके, चलो एक स्टॉक है ना, 100 रुपये से 200 रुपये हुआ, 1% रोज बढ़ा बस. लेट्स से 101, 102, 103 ऐसा मान लेते हैं. मतलब इफेक्टिवली 1% नहीं हुआ, पर अपन मानते हैं. हाँ, 100 के ऊपर 1% डेट बढ़ा. 110 हुआ, बहुत आराम से रुका. 120 हुआ, फिर रुक गया बहुत आराम से. 130 हुआ, रुक गया आराम से. 200 हुआ, बहुत आराम से बैठा है. मुझे स्टॉक को एग्जिट करना ही नहीं है. आई विल नॉट बुक अ सिंगल पोजिशन इन प्रॉफिट. मैं बुक नहीं करूँगा. लेकिन एक स्टॉक 3 दिन में 100 का 140 हो गया, हाँ, I will book positions, I will book profits. So the movement, the stability of movement in price will decide what I have to do. तो अगर सिल्वर लगातार बढ़ रही है,
जिस पेस से वो बढ़ना स्टार्ट हुई, आई विल रेगुलरली बुक प्रॉफिट्स। एक पोजीशन होल्ड करूँगा, छोटी पोजीशन अपने ज़रूर रख के चलूँगा, ओके, ताकि वो रन अप 4 लाख 5 लाख 6 लाख पता नहीं क्या था, नो वन नोस। ये तो किसी को पता ही नहीं था। तो फिर वो भी नहीं होना चाहिए कि यार बोले मैं वो रन अप पूरा नहीं ले पाया, और ऊपर से कुछ पॉइंट्स जाना ये भी तय है, एक क्वांटिटी में पॉइंट्स आपके जाने भी वाले हैं। तो अगर एक स्टेबल मूवमेंट है ना, कोई ज़रूरत नहीं प्रॉफिट्स में बेचने की। बट अगर एक एक्सेप्शनली हाई फास्ट वेरी मूवमेंट, बिकॉज सच प्राइजेज आर नॉट सस्टेनेबल। आज वो गिर गई, हम इसलिए बात नहीं कर रहे, दिस इज अ ट्रुथ एवरीवेयर, एवरी एसेट क्लास, क्योंकि कहीं तो रैशनलाइजेशन विल कम इन टू पिक्चर, वो जैसे आता है तो फिर सब बदल जाता है। तो अगेन इट विल गिव मेनी चांसेस टू यू टू गेट इन टू इट। अगर मूवमेंट्स एक्सट्रीमली फास्ट है तो उसका मतलब ये नहीं कि सब बेच के बाहर हो जाओ, या इतना बढ़ गया मैं, मतलब लोग ये करते हैं कि इतना बढ़ गया आप शॉर्ट कर दे, तो सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज इस लेवल का मूवमेंट कहीं भी जा सकता है। मतलब इसका अब, मतलब आई ऑलवेज से मोमेंटम इज 9th वंडर, और इस पॉइंट से तो ये गाला मूव है आपको पैसा बनाने का। बस एक चीज़ पता होना चाहिए, एग्जिट ना करना है। कहाँ एग्जिट सर, कहाँ एग्जिट करना है, एंड मेरा स्टॉक वो 2x 3x भी जा सकता है, मेरी ये दोनों क्वेश्चन। हाँ ओके, तो सबसे पहले स्टेबल मूव है तो कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शनली इरैशनल मूव स्टार्ट हो जाए तो स्टार्ट बुकिंग इन प्रॉफिट्स, बुक करना स्टार्ट कर दी। एक क्वांटिटी तो बेचूंगा ही नहीं, ये तो पलट के आंदो नीचे के बाद ही बेचूंगा। कुछ क्वांटिटी को मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे चलाऊंगा। ओके, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5% होता है, 10% भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक। बहुत वॉलेटाइल है तो 5% में एकदम से उड़ जाएगा, ठीक है। या लग रहा है बहुत अच्छा पैसा बन गया, 5 देने को तैयार हूँ, तो 5 में चले जाना। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड हाउ मच मनी यू हैव मेड, व्हाट इज द पावर ऑफ स्पीड ऑफ द स्टॉक, कितना चल चुका है, मैं कितनी पोजीशंस होल्ड कर रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास 5 लॉट्स थे फॉर एग्जांपल, अब एक ही बचा है तो लेके बैठो, ये अब डीपर स्टॉप लॉस से लेके बैठते हैं, क्योंकि बाकी 3 में प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, चौथा था वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में स्क्योर ऑफ हो गया, एक पोजीशन में अपनी कैरी कर रहा हूँ। ओके, तो बिकॉज जो आपने बोला वहाँ से 2x भी अगर हो गया तो एटलीस्ट आई विल हैव दैट पोजीशन विथ मी। और मान लो यहाँ से इसको और ऊपर जाना था, तो इतनी ऊपर है ना, एक साथ नहीं जा सकते, अगेन इट हैज़ टू मेक अ बेस, फिर वहाँ से चलना होगा, और वो बेस बना विल री एंटर। ये बेसेस ही वो जगह है जो आपको री एंट्री दे सकते हैं। अब एक तरीका और एग्जिट का या एंट्री का भी, अब सिल्वर छूट गई, ले ही नहीं पाए, राइट, गो फॉर इंट्राडे चार्ट्स, 15 मिनट का ले लो, 30 मिनट का ले लो, 60 मिनट्स का चार्ट लो, ये बेसिस वहाँ मिलेगी। ओके, तो वहाँ से विल ऐड द पोजीशंस। मैं अभी ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये तभी करता हूँ व्हेन दिस अ स्टॉक आई रियली मिस्ड इट, कि यार वो छूट गया रैली, बट एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैशनल एंड आई रियली वांट टू गेट इनटू द स्टॉक, तो उस दिन मैं उसमें ना 5 मिनट का चार्ट ला के एक बेस पकड़ के भी एंट्री ले लूँगा, ठीक है। बट स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन स्क्रीन लुकिंग फॉर सच स्मॉल टाइम फ्रेम चार्ट्स इज नॉट माई कप ऑफ टी नाउ, ओके, है ना। बट 100% डुएबल, और मैंने बहुत करा है और बिल्कुल किया जा सकता है। तो अगर रियली इफ यू वांट टू गेट इनटू अ स्टॉक एंड यू फील लाइक अरे यार आई रियली मिस्ड आउट, चला रुका चला इन अ लोअर टाइम फ्रेम, गेट इट देयर, गेट अ स्टॉप लॉस फ्रॉम देयर, स्टार्ट राइडिंग इट। एंड सर मैं कौन से स्टॉक्स कंसीडर कर सकता हूँ इस पूरे सेटअप के लिए, कि लाइक मे बी इट मे बी अ स्टॉक जो कि बहुत वॉलेटाइल है, मुझे वो कंसीडर नहीं करना है, या एग्जैक्टली वो क्या स्टॉक का क्लास है या वो कमोडिटी का क्लास है जो मुझे कंसीडर करना है? देखो, कोई भी एसेट क्लास किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत स्टेबल होगी, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत इरेशनल मूव्स आएंगे, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीटली इंटरेस्ट लूज कर चुकी होगी। यू विल ऑलवेज सी दिस। हमको तो मोस्ट स्टेबल टाइम्स में जाना है। अगर लग रहा है स्टॉक बहुत वोलेटाइल है, नहीं करना। लग रहा है बहुत स्टेबल है, दिस इज वेयर वी शुड बी इन, सिंपल। मतलब मैंने आपको क्या बोला, आपने चार्ट देखा एंड आपके मन में एक क्वेश्चन है, उसको लू कि नहीं लू, मतलब और आपने चार्ट देखा और आपको बोला वाओ आई वाज वेटिंग फॉर दिस सेटअप, मैन मान, दिस इज द ओनली वन पॉइंट। या क्लैरिटी ऑफ थॉट, ओके, सिंपल क्लैरिटी, देखा समझ लिया। मैं तो कोई ATR देखने का नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं तो कोई वोलेटिलिटी इंडेक्स देखने का नहीं बोल रहा हूँ। सिंपल, प्राइस चार्ट इज सेइंग आई एम स्टेबल इनफ, आई एम गुड इनफ, स्टेज 2 सुपर कंसोलिडेशन पैटर्न्स, कम एंड बाय एनी स्टॉक अक्रॉस। सी दिस इज, अपने लिए तो ये प्राइस है। हाँ, अब आप आगे कॉपर लिख दो,
कमोडिटी लिख दो कि कोई दूसरी एसेट क्लास लिख दो, इट इज सिंपली अ प्राइस विच यू हैव टू प्लॉट एंड सी. वी नो द स्ट्रेटेजी, हमने बहुत इन डेप्थ समझा कि हाँ. कहाँ क्या एलोकेट करना है, कितना कब एंट्री करना है, कितना कब एग्जिट करना है. हाँ. बट मेरे पास 10 लाख है, मेरे पास या 5 लाख है मान लीजिए. अब मेरे को करना है ट्रेड, ये सेटअप यूज करना है. मेरे को बहुत सारे मार्केट में ऐसे स्टॉक्स दिख रहे हैं जहाँ पे ये सेटअप बन रहा है. व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई डू? तो देखो यार, एक अच्छा मार्केट अगर है ना तो पैसा हमेशा कम पड़ेगा. नो वो डाउट. कितना ही हो, 5,000 हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, सब कम पड़ जाएगा. फाइनली सब कम पड़ता है. ठीक है, वो जिसके पास 2,000, 5,000, 10,000 है उसको भी कम पड़ता होगा. तो अपॉर्चुनिटी तो आप लिमिटेड ही ले पाओगे. ठीक है, तो यू शुड बी अ गुड स्टॉक पिकर. यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, यू शुड बी एबल टू गुड इनफ. जस्ट थोड़ी समझदारी आप में होना चाहिए. ये आपको पैटर्न्स देख के आना चाहिए. आपके पास लेट्स से 5 लाख रुपीज़ है, आपने डिसाइड करा कि मैं 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाऊंगा. कोई 50 सोच सकता है, कोई 5 भी सोच सकता है, जिसकी जो साइकिल जहाँ पे सेट हो जाए. अब आपने वो इन्वेस्ट करा, 5 लाख रुपए खत्म हो गए. सिट, यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर इन शॉर्टेज ऑफ मनी, दैट यू आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड वेयर आई हैव टू इन्वेस्ट. इतने लोग हैं, खूब पैसा है, बट दे डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट. तो अगर आपके 5 लाख 20 स्टॉक में पैसा डाल के खत्म हो गए हैं एंड यू आर फीलिंग लाइक देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी, यू आर बोर्न इन अ सुपर्ब कंट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल, इतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास है एंड यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके पैसा डाल पा रहे हो. तो इट्स गुड. मतलब हम तो हमेशा यही बात सोचते हैं कि काम करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है. कैश पर रहना इट्स लाइक कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है. राइट. सो सर आपने सो ओवर टू दिस मैं एक पॉइंट जरूर बोलूँगा. हाँ. लॉट ऑफ पीपल हैव दिस थॉट कि सर मेरे पास तो 1 लाख रुपए ही है, मेरे पास तो 2 लाख रुपए ही है. ऑप्शन बाइंग मत करना, बिल्कुल ही मत करना, पक्का जीरो हो जाएगी. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड, 1-2 लाख है ना, इससे स्किल बिल्ड करो, स्टॉक बिल्ड करो. अपने 2 लाख को 2, 25, 2.5, 3 करना सीखो. देखो पैसा ढूंढ रहा है स्किल को. इट इज सीकिंग पीपल हु कैन एक्चुअली बिल्ड देयर मनी. और फिर आप वहाँ लोगों से हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे आप लेवरेज ले सकते हो, वहाँ पे आप एमटीएफ फंडिंग ले सकते हो. उसके पहले नहीं. राइट. मैं आज आया 1 लाख रुपए, अरे लाओ एमटीएफ फंडिंग लाओ. नो, यू आर गोइंग टू किल योर सेल्फ. डोंट डू दैट. दुनिया बैठी है पैसा बांटने के लिए, बांटेगी आपको. व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू? ओके, आई बिल्ड द स्किल. 1 लाख से मेरे को 25 बढ़ाना आया. नाउ आई अंडरस्टैंड दिस. अभी लेवरेज, अभी फ्रेंड्स, अभी आई कैन अरेंज मनी. राइट, देयर आर पीपल हु कैन हेल्प यू. देन यू कैन गो एंड सीक दी हेल्प. तो अगर स्किल है तो पैसा बैरियर है ही नहीं. राइट. सर हमने अभी इतना कुछ सीखा, आपने पूरे अच्छे से बताया कि कैसे पोजीशंस बिल्ड करनी है, कैसे रिस्क को मैनेज करना है. बट सर मैं कहीं आपका कोई पॉडकास्ट देख रहा था, या शायद कोई आपका एक पूरा स्पीच था जो स्टॉक्स पे. वहाँ सर आपने मेंशन किया था कि आपका 15 करोड़ का लॉस हुआ, वो भी शायद 4 जून को एक दिन में. हाँ, आपकी बार 400 पार. सो सर इतना सब कुछ करने के बाद वो 15 करोड़ का लॉस. बिल्कुल परफेक्ट. तो देखो, आई हैव अ रूल. बड़ा इवेंट है तो पोजीशन बहुत छोटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. आई हैव रूल्स, आई हैव दिस रूल. फॉलो नहीं करा. और बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट था कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन हैज सेड आपकी बार 400 पार. बायसनेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ब्रोक द रूल. सेकेंड, आई वॉज हाईली बायस्ड. थर्ड, जब नंबर्स आने लगे तो ये दिख रहा था कि प्रॉब्लम है. देन आई वॉज इन टू होप ट्रेड कि नहीं हो जाएगा, इट्स ओके, इट्स ओके, ये मैनेज होगा, मैनेज होगा, नहीं कहीं कुछ बदलेगा. होप ट्रेड था. प्रैक्टिकली समझ में आ रहा था नहीं है. और फॉल इतना फास्ट था, इतना एक्सट्रीम था, और पोजीशन बहुत बड़ी थी. एक्सट्रीम बड़ी पोजीशन लेके चल रहा था मैं, जो मैंने मेरी लाइफ में शायद जब बिल्कुल छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया था से लेके कभी मिस्टेक नहीं करी होगी इवेंट वाली, यहाँ के करी. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बायसनेस कि यार इट वुड एक्चुअली मूव टू नेक्स्ट लेवल जब ये आएगा. तो मिस्टेक करी थी. और मार्केट इज़ वेरी काइंड. एक बार गलती करो आप तो वो आपको सिखा देगा, है ना. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये उसके साथ एनालिसिस थे. और वर्स्ट पार्ट, नियर टू बॉटम ऑफ दैट डे I scared off my all positions, almost.
और ऐसे दिन शॉर्ट बहुत अच्छे क्रिएट किए जाते हैं, बट इतना हेवी लॉन्ग था मैं ऑलरेडी, तो मैं बहुत अच्छा शॉर्ट प्ले कर भी नहीं पाया। तो मैंने शॉर्ट प्ले करा पर बहुत अच्छा शॉर्ट प्ले नहीं कर पाया, ठीक है, बिकॉज एक बुलेट ट्रेन में जब आप जाके उसको रिवर्स नहीं मार सकते इमीडिएटली, यू आर लॉन्ग, यू आर इनटू होप ट्रेड एंड यू स्टार्ट सर्चिंग स्टॉक्स फॉर शॉर्ट, साइकोलॉजी मैनेज नहीं होती है। तो ये रीजंस रहे, उससे फिर सीखा अभी गलती नहीं करना है, ये बात भी समझी। और फिर जब ये सब कुछ हुआ, जब मैं एक नियर बॉटम जाके अपनी एग्जिट ले गया, ठीक है, तो उससे सबसे बड़ा लेसन था कि उसके 1-2 दिन में मेरी एक ट्रिप थी बाहर, आई वॉज गोइंग टू बाकू। Okay. तो मैं अपने दोनों लैपटॉप्स लेके गया और पूरी ट्रिप पे आई डिडंट लिव द मार्केट, क्योंकि वो दिन बॉटम था। वहीं से बॉटम से फिर बाजार चलना स्टार्ट हुआ। अगर मैं ये सोचता कि यार फ्रस्ट्रेटेड कि यार इस साल पिछले कुछ महीने में जो प्रॉफिट आया था वो ज़ीरो हो गया है, और वहीं पे मैंने टीम में दूसरे ट्रेडर्स को देखा, दे वर न्यू हाई, क्योंकि दे फॉलोड द रूल कि यार अपने को पोजीशन को नहीं रखना है, तो उन्होंने पोजीशन नहीं रखी और उनको वहीं पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो दे मैड न्यू हाइज इन देयर M2M कर्व, इन देयर इक्विटी कर्व्स, और मैं उस दिन जीरो पे आ गया उस साल के प्रॉफिट में, राइट। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन हो सकता था, बट वन रूल इज वेरी क्लियर दैट डोंट स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, हैव योर आइज ऑन टू इट। तो जब मैं था और वो बॉटम था, मार्केट ने फिर से वहाँ बहुत अच्छी पकड़ करी, तो इट टेक फ्यू डेज टू कवर दोज लॉसेस। और अगर आप सोचो, मैं यहाँ सोचता आई एम ऑन अ ट्रिप, आई मेड अ बिग लॉस, छोड़ यार अब नहीं करना है ना, लेट्स हैव अ ब्रेक। और जब मैं वापस आता और मैं देखता कि इतना बड़ा रनअप हो गया है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करके ऊपर आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। इसीलिए मतलब मार्केट इज सो पावरफुल, या फिर आज साइकोलॉजी सो वीक कि 10 अच्छे ट्रेड्स का कॉन्फिडेंस एक खराब ट्रेड ले जाता है। 10 साल की अच्छी इनकम का अच्छा प्रॉफिट, 1 साल का लॉस आपको ये फील करा देता है कि मुझे काम आता है कि नहीं आता है। सो दिस इज हाउ वी वेवर इनटू थिंग्स। तो यही मेंटल मसल बिल्ड करके आपको ऊपर आना होता है, राइट। तो यहाँ से इस पूरे एपिसोड से 2 लर्निंग्स है। एक तो जो अगर आपका रूल है कि आपको बड़ी पोजीशंस नहीं रखना तो मत रखो। सेकंड, डोंट एंटर दी होप ट्रेड। होप ट्रेड इज समथिंग विच विल एक्चुअली किल यू। मतलब सो मेनी एक्सपीरियंसेस, और मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास फ्यूचर में होप ट्रेड्स नहीं होंगे, बट आई एम मेच्योर इनफ कि कहाँ होप ट्रेड रखना है, नहीं रखना है, ठीक है। वो मिस्टेक बहुत बहुत छोटी मिस्टेक से बाहर आ जाएगी उसमें ये। और थर्ड कि बी कनेक्टेड विद व्हाट यू डू एज अ प्रोफेशन इफ यू आर इनटू इट, और वो पल्स आपके पास होना चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटी हो तो यू कैन सिंपली गो एंड ग्रैब इट। सो ऑल 2-3 लेसन्स आउट ऑफ इट। ग्रेट सर, लाइक आई बिलीव दीज लेसन्स विल हेल्प ऑल आर ट्रेडर्स। जो भी लोग देख रहे हैं हमें, उनको एक बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा कि आप जैसा बड़ा ट्रेडर जो 20 साल से मार्केट में है, एज अ ब्रोकर, एज अ सेल्फ मेड ट्रेडर, जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे सर कोई ट्रेड कर रहा है, आपके आई बिलीव फादर, आपके ब्रदर सब ट्रेडिंग में है, देन आपने इतनी बड़ी गलती करी एंड उससे सीखा एंड उससे बाहर आए। बट सर ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें रही होंगी आपकी जर्नी में, आपका थ्रू आउट द फेज, जो कि उससे आई बिलीव हम थोड़ा बहुत और कुछ सीख सकते हैं। पर डेफिनेटली मतलब कमी नहीं है मिस्टेक्स की। तो एंड एज अ ट्रेडर व्हेन यू इवॉल्व यू लर्न अ लॉट। और तो देखो ब्रॉडली है ना, हम लाइफ में कुछ करते एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स। जैसे मेरे को आज भी याद है कि मैं बहुत छोटा सा पोर्टफोलियो होता था मेरा, और मुझे कुछ 50 शेयर्स बाय करने थे जेट एयरवेज के, ओके, है ना। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, पर शायद उसका भाव दोनों 700 रुपीज़ होता था, और गलती से मुझे 500 शेयर आ गए, तो 50 से 500 10 गुना पोजीशन हो गई थी मेरी। तो सो आई वाज लाइक ये क्या हो गया, ठीक है। तो एक फेयर आ गया कि 10 गुना बड़ी पोजीशन बन गई, ठीक है। तो ऐसे टाइम्स आते हैं, फिर आप उससे सीखते हो, फिर वहाँ पर कोई गाइड भी करता है, ठीक है। तो जब मेरे साथ ये इवेंट हुआ था तो मुझे ये गाइडेंस मिला कि क्या वो बचे 450 शेयर तेरे है, नहीं, स्क्वायर इट ऑफ। ओके, सो द लेसन इज फॉर एवरीवन दैट इफ यू बिल्ड अ पोजीशन बाय मिस्टेक, डोंट एंटर एनी होप ट्रेड कि यार अब ले लिए बढ़ गया तो नहीं। इफ द पोजीशन इज नॉट योर्स, जो होना चाहिए थी, स्क्वायर रूट ऑफ इमीडिएटली। किसी होप ट्रेड में एंटर ही नहीं होना है। यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग रीजंस कि ये मैं ट्रेड में हूँ तो क्यों, किसी होप ट्रेड में एंटर होना ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल मोर देन आवर सेशन। माई होप एंड आई वेरी मच बिलीव कि हमारी जो ऑडियंस है, जो भी हमारे व्यूअर्स वो देख रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा टेक अवे उनको मिलेगा इस पूरे कॉन्वर्सेशन से, इस पूरे पॉडकास्ट से, कि
what they should look at, how they should trade, what is the right process, or I can say right direction. So thank you so much sir for doing this with us, and I believe आपको भी उतना ही मजा आएगा जितना हमें आया ये conversation करने में. I really enjoyed your questions. Thank you so much sir. And yes, I know I sounded dumb, but मुझे Not at all, not at मुझे all. कहीं डाउट नहीं रखना था. So thank you so much sir हाँ. for even answering my dumb questions and for taking your time out. Thank you so much. Pleasure, pleasure. It's a great time interacting with you. Thank you sir, and Thank you, Rishit. audience, thank you for watching us and listening to us. And अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, do subscribe and like this video and share it with your friends. जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं बट उनको और इम्प्रूव करने की जरूरत है, उन्हें कुछ नया सीखना है, उनके साथ शेयर कीजिए एंड हमें बताइए कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा. सो थैंक यू सो मच.